रूडो एक स्लम में रहने वाला लड़का है। वह अक्सर अमीर लोगों के जंकयार्ड में चोरी छिपे घुस जाता है और वहां से ऐसी चीजें उठाता है जो अभी भी इस्तेमाल के लायक होती है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है। रूडो पर उसके फॉस्टर फादर के मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। बिना कुछ सुने उसे सजा दी जाती है और फेंक दिया जाता है एक गहरे पिट में। यह पिट दुनिया की सबसे भयानक जगह है। यहीं पर दुनिया भर का सारा कचरा फेंका जाता है और सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि क्रिमिनल्स भी। इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है प्रिस्टाइन सिटी जहां अमीर लोग लग्जरी और आराम की जिंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ है स्लम्स जहां रूडो जैसे लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी बस किसी तरह चलती है। दोनों के बीच एक ही चीज हमेशा मौजूद रहती है, वही गहरा पिट। शहर के अमीर लोग जरा सी खराब चीज भी बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। जैसे एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि वह नया खरीदा हुआ पपी टॉय फेंक दे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह थोड़ा सा टूट गया है। वह कहती है अगर इसे रिपेयर किया तो यह अगली हो जाएगा, नया ले लेंगे। बेटी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। माँ उस खिलौने को बाकी कचरे के साथ एक छोटे से गार्बेज भेंट में डाल देती है। वह भेंट सीधे एक ट्रक से जुड़ा होता है जो अंडरग्राउंड टनल से होता हुआ एक विशाल ट्रैश कलेक्शन साइट तक जाता है और उसी जगह एक छोटा सा रूडो भी मौजूद होता है। रूडो उन ट्रक से आई चीजें चुराता है। वह चुपके से ट्रैश कलेक्शन साइट के अंदर घुसता है और एक कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी एक गार्ड अंदर से आती आवाज सुन लेता है। वह बंदूक तान कर अंदर घुसता है और रूडो को डिस्गस्टिंग डिजेनरेट कहता है। वह चिल्लाता है तुम जैसे लोग शहर की सुंदरता खराब करते हो। रूडो कुछ नहीं कहता। वह यह बातें हर हफ्ते सुनता है लेकिन गार्ड अलार्म बजा देता है और बैकअप बुला लेता है। जैसे ही और गार्ड्स आते हैं रूडो कचरे के बैग उनकी तरफ फेंक देता है। उनके साफ यूनिफॉर्म्स पर रॉ एग गिर जाते हैं। क्लीन फ्रीक गार्ड्स इतना भी सहन नहीं कर पाते। वे बस देखते रह जाते हैं जब रूडो वेंट में चढ़कर भागने लगता है। रूडो बाहर निकलता है लेकिन एग्जिट गेट उसके मुंह पर बंद हो जाता है और तभी और गार्ड पहुंचते हैं। आदेश मिलता है ओपन फायर। अगले दिन पूरे शहर में गार्बेज राइडर की खबर फैल जाती है। शहर के लोग इसका दोष दीवार के उस पार रहने वाले स्लम ड्वेलर्स पर डाल देते हैं। लेकिन स्लम के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। यह पहली बार नहीं है जब रूडो ट्रैश कलेक्शन साइट में घुसा हो। ज्यादातर लोग कहते हैं एक दिन यह पकड़ा जाएगा। असल में कई लोग तो यही चाहते हैं कि रूडो पकड़ा जाए। लेकिन रूडो इन बातों की परवाह नहीं करता। वो अपनी छोटी सी दुकान लगाता है और उन चीजों को बेचता है जिन्हें उसने रिपेयर किया होता है। तभी उसकी दोस्त ची वहाँ आती है। वो गुस्से में पूछती है तू इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है शहर के कचरे में घुसने का। रूडो शांत आवाज में कहता है वे अमीर लोग पूरी तरह ठीक चीजें भी बिना सोचे फेंक देते हैं। मुझे उन चीजों पर तरस आता है, मैं उन्हें निकाल लेता हूँ और अगर बेचकर पैसा मिल जाए तो और अच्छा है। ची उसकी बात समझने लगती है लेकिन तभी तीन लड़के वहाँ आ जाते हैं। वे नाक दबाकर कहते हैं यहाँ किसी से कचरे की बदबू आ रही है। वे ची से कहते हैं रूडो से दूर रहो नहीं तो तुम भी कचरे जैसी बदबू करोगी। वे रूडो के मोटे काले ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं इन ग्लव्स को ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद कभी धोया नहीं गया। वे हंसते हैं एक बार छू लिया तो रैशेस हो जाएंगे। उनमें से एक लड़का उस लालटेन को लात मार देता है जिसे रूडो ने अभी ठीक किया था। वह कहता है यह कचरा कोई नहीं खरीदेगा। फिर वह रूडो के हाथों को देखकर कहता है तेरे हाथ ग्लव से भी ज्यादा क्रीपी हैं, इसलिए तू उन्हें छुपाता है। रूडो सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है लेकिन जब एक लड़का उसे हत्यारे का बेटा कह देता है तो रूडो का सब्र टूट जाता है। लड़के कहते हैं यह स्लम क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बना था और यहाँ रहने वाले लोग उनकी औलाद हैं। हम अपनी रेपुटेशन साफ रखते हैं लेकिन तेरे बाप ने हत्यारा बनकर सबको शर्मिंदा कर दिया। अब रूडो और सहन नहीं कर पाता। वह उन्हें खतरनाक नजरों से देखता है। लड़के डर से कांप जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते चिल्लाते हैं तू भी एक दिन अपने बाप जैसा हत्यारा बनेगा। सब शांत हो जाता है। रूडो चुपचाप फिर से लालटेन ठीक करने लगता है। ची उसके पास आकर कहती है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम कभी अपने पापा जैसे नहीं बनोगे। रूडो कुछ नहीं बोलता लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी है और गुस्सा भी। ची की बात सुनकर रूडो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। वो उसे थैंक्स कहने ही वाला होता है कि तभी ची की नजर उस पपी टॉय पर पड़ जाती है जो रूडो पिछली रात डम से लाया था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे दे पाता ची की माँ वहाँ आ जाती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। रूडो बस खड़ा देखता रह जाता है। इसके बाद वो चुपचाप घर की तरफ लौटता है। घर पहुँचते ही वह देखता है कि उसके एडॉप्टिव डैड रेक्टो उसका इंतजार कर रहे हैं।
अचानक रेक्टो मजाक उड़ाने के अंदाज में उस पल की नकल करने लगता है जब रूडो ची को पपी देने में घबरा रहा था। यह देखकर रूडो का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि रेक्टो ने उसे देख कैसे लिया। रेक्टो हंसते हुए कहता है, इस बारे में बात करेंगे, पहले मुझे तेरे जंकयार्ड वाली छोटी सी एडवेंचर के बारे में बात करनी है। रेक्टो उसे समझाता है, तुझे खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, हम इतने गरीब भी नहीं है। उसे लगता है कि रूडो शायद खुद को उसका कर्जदार समझता है क्योंकि उसने उसे गोद लिया था जब उसके असली पिता को हत्यारा कहकर पिट में फेंक दिया गया था। लेकिन रूडो तुरंत मना करता है। वह कहता है, ऐसा नहीं है, आप मेरे लिए फैमिली हो, मैं बस अपना हिस्सा निभा रहा हूँ। यह सुनकर रेक्टो मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर इतनी ही हॉनेस्टी ची के साथ भी दिखा। यह सुनते ही रूडो बुरी तरह से घबरा जाता है, इतना कि पिछली रात लगी गन वुंड फिर से खुल जाती है। रेक्टो तुरंत फर्स्ट एड करने लगता है और उसके हाथ की बैंडेज बदलता है। जब रूडो अपने हाथों को देखता है तो उसे याद आता है जब से उसने होश संभाला है उसके हाथ हमेशा जख्मी रहे हैं। लोग उसे इस बात पर जज करते रहे हैं। कभी कभी बिना किसी वजह उसके जख्म भयानक दर्द करने लगते हैं। फिर एक दिन रेक्टो ने उसे वे काले ग्लव्स दिए थे जो जादुई तरीके से उसका दर्द दबा देते थे। इलाज पूरा करने के बाद रेक्टो मजाक में कहता है, जल्दी कन्फेस कर दे वरना कोई और ची को ले जाएगा। दोनों हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि गली में एक क्रीपी मास्क पहना आदमी चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। अगले दिन रूडो आखिरकार हिम्मत जुटाता है। वह पपी लेकर ची से मिलने उसके घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर ऐसे सीन पर पड़ती है जो स्लम्स में कोई नई बात नहीं है। स्लम्स के किनारे वही गहरा पिट है जहां कचरा और खतरनाक क्रिमिनल्स फेंक दिए जाते हैं। आज फिर एक क्रिमिनल को पिट में डाला जा रहा होता है। रूडो दूर से यह देख रहा होता है पिट के अंदर लोगों के साथ आखिर क्या होता होगा। उसी वक्त ची वहाँ आ जाती है। वह उस सीन को देखकर कहती है, ये नजारा काफी ब्रूटल है। यह सुनते ही रूडो घबरा जाता है। वह अभी उससे मिलने के लिए रेडी नहीं था। ची अचानक एग्जीक्यूशन और पिट की बात करने लगती है। फिर वह गंभीर होकर रूडो से कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाए। वह आगे कहती है, हो सकता है कई चीजें ऐसी हो जिन्हें गार्बेज नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए अपनी जान रिस्क में डालना सही नहीं है। रूडो जवाब देता है, रेक्टो ने भी यही कहा था। यह सुनकर ची हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। रूडो एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे बात बैठती है। उसका 2 MB रैम वाला दिमाग आखिरकार समझ पाता है कि ची का मतलब है वो भी उससे प्यार करती है। जैसे ही ची को एहसास होता है कि उसकी बात उस तरह से ली जा सकती है, वो खुद भी फ्लस्टर्ड हो जाती है। लेकिन तब तक रूडो का दिमाग पूरी तरह क्रैश कर चुका होता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और फिर वो पपी टॉय ची की तरफ बढ़ाता है। वो घबराई आवाज में कहता है, शायद तुम्हें यह पसंद न आए, यह गार्बेज से आया है, लेकिन मुझे लगा यह पपी तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। और फिर एक पल की खामोशी। ची मुस्कुराती है और वह पपी ले लेती है। वह कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। यह सुनते ही रूडो की खुशी आसमान छूने लगती है। वह आज तक इतना खुश कभी नहीं हुआ था। घर लौटते वक्त वह कूदता है, नाचता है और सोचता है यह बात मुझे तुरंत रेक्टो को बतानी है। रास्ते में वह कुछ गार्ड से टकरा जाता है। वे उसे देखकर भी कुछ नहीं कहते। रूडो को अजीब लगता है कि गार्ड स्लम में क्या कर रहे हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह खुशी खुशी घर पहुँचता है। दरवाजा खोलते ही वह बोलना शुरू करता है, रेक्टो सुनो। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज गले में अटक जाती है। उसके सामने रेक्टो जमीन पर पड़ा होता है और उसके ऊपर वही क्रीपी मास्क वाला आदमी। वह आदमी धीरे से पीछे मुड़कर रूडो को देखता है और फिर वह चाकू रेक्टो के शरीर में और गहराई तक घोंप देता है। यह देखकर रूडो का दिमाग पूरी तरह से टूट जाता है। वह गुस्से में उस आदमी पर टूट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसे इतनी जोर की मार पड़ती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब बेहोश हो गया। जब रूडो को होश आता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वह मर्डरर अपना काम पूरा कर चुका होता है। वह जमीन से एक किताब उठाता है और बाहर जाने लगता है। जाते जाते वह एक बार रूडो की तरफ देखता है। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की आवाज सुनाई देती है। इसी तरह रेक्टो अभी भी जिंदा होता है। टूटती हुई आवाज में वह कहता है, भाग जा रूडो। रूडो तुरंत उसके पास बैठ जाता है। वह रोते हुए कहता है, मैं हेल्प लाता हूँ, लेकिन रेक्टो कमजोर मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, नहीं तू यहाँ से भाग जा और इस कचरे भरी दुनिया को कुछ बेहतर बना देना। इतना कहकर रेक्टो का शरीर ढीला पड़ जाता
जाता है। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। रूडो कुछ समझ नहीं पाता, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसी पल वहाँ सोल्जर पहुँच जाते हैं। वे बिना कुछ सुने रूडो को जैब कर लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हत्यारा वही है। वे उसे जमीन पर दबोच लेते हैं और कहते हैं तुम्हें मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। रूडो चिल्लाकर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन गार्ड्स ठंडे लहजे में कहते हैं अब तुम्हारी बात कोई मायने नहीं रखती, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। रूडो बार बार कहता है असली हत्यारा अभी अभी घर से निकला है, आप लोग चाहें तो अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन गार्ड्स उसकी एक बात नहीं सुनते। वे अपना ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं और रूडो को सिर पर जोर से मुक्का मारते हैं। रूडो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद रूडो को स्कैप फोल्ड में ले जाया जाता है, जहां उसे सजा दी जानी है। स्लम्स के सारे लोग वहां मौजूद होते हैं उसे पिट में फेंके जाते देखने के लिए। यहाँ तक कि मेन सिटी के कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं। जज बोलता है मर्डर सबसे बड़ा अपराध है, भले ही जिसे मारा गया वह सिर्फ एक स्लम ड्वेलर था, लेकिन सजा कम नहीं होगी। वो फैसला सुनाता है रूडो को पिट में फेंककर मार दिया जाएगा। यह सुनते ही भीड़ खुश हो जाती है, लोग तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन रूडो अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके साथ यह सब हो रहा है। उसके दिल में बस एक इच्छा होती है, काश कोई एक इंसान मुझ पर भरोसा कर ले। उसकी नजर भीड़ में घूमती है और जाकर ची पर रुक जाती है। रूडो पूरी ताकत से चिल्लाता है ची, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, कृपया असली कातिल को ढूंढो। लेकिन ची की आंखों में ठंडापन होता है। वह कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम उस भरोसे के काबिल नहीं निकले, आखिर में तुम भी हत्यारा का बेटा ही निकले। इतना कहकर वह पीछे मुड़ जाती है और पपी टॉय जमीन पर गिर जाता है। ची का यह व्यवहार रूडो को बहुत ज्यादा तोड़ देता है। अब उसका सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वह भीड़ की तरफ चिल्लाता है तुम लोग मुझे ह्यूमन फिल्थ कहते हो, असल गंदगी तो तुम लोग हो। तुम बस बिना दिमाग और बिना इरादा के मांस के ढेर हो। कसम खाता हूँ मैं तुम सबको नरक भेजूंगा। उसी पल उसकी नजर भीड़ में एक चेहरे पर पड़ती है, वही मास्क वाला हत्यारा। लेकिन इससे पहले कि रूडो किसी को कुछ बता पाए उसे जोर से धक्का दिया जाता है और वह पिट के किनारे से नीचे गिर जाता है। रूडो को लगता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए गिरता जा रहा है और एक समय बाद वह होश खो देता है। लेकिन किस्मत से पिट के नीचे पड़ा ढेर सारा गार्बेज उसकी गिरावट को कम कर देता है। जब रूडो की आंखें खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। वह पूरी तरह सेफ होता है। उसे समझ नहीं आता मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी भयानक बदबू उसके नाक में घुसती है, इतनी जोरदार बदबू कि एक गार्बेज थीफ भी नाक ढकने के लिए मजबूर हो जाए। रूडो चारों तरफ देखता है। उसके सामने कचरे का अंतहीन समुंदर होता है, अजीब अजीब चीजें जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। वह बुदबुदाता है यह जगह आखिर है क्या। तभी एक भयानक साया उसके ऊपर पड़ता है। रूडो डरते हुए पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके सामने खड़ा होता है एक विशाल मॉन्स्टर, पूरा का पूरा गार्बेज से बना हुआ, दांत निकाले उसकी तरफ घूरता हुआ। मॉन्स्टर को देखते ही कुछ पल के लिए रूडो का दिमाग बिल्कुल ही खाली हो जाता है। उसे अचानक याद आता है उसे हमेशा अजीब लगता था कि लोग कितनी आसानी से गार्बेज और ह्यूमन फिल्थ को नीचे पिट में भेज देते हैं, लेकिन किसी ने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि नीचे असल में होता क्या है या वहाँ और क्या क्या मौजूद हो सकता है। यही बात रूडो को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन अगले ही पल वह होश में आता है। वो पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। पीछे से वह विशाल मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी हालात और भी खराब हो जाते हैं। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है, उसकी आवाज से कचरे के ढेर हिलने लगते हैं और देखते ही देखते गार्बेज के अंदर से और भी मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। अब कई मॉन्स्टर्स रूडो का पीछा कर रहे होते हैं। रूडो जितनी तेज भाग सकता है भागता है, लेकिन सब बेकार। कुछ ही देर में वो फंस जाता है। वह सोचता है ये मॉन्स्टर्स आखिर है क्या ये सच में चलने फिरने वाले कचरे के ढेर हैं? अचानक मॉन्स्टर्स उस पर झपट्टा मारते हैं। रूडो किसी तरह उनके हमलों से बच जाता है। वह फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। गिरते ही उसका हाथ एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है यहाँ उसका अंजाम क्या होने वाला है। गुस्से और दर्द में रूडो चिल्लाता है और उन सबको भला बुरा कहने लगता है जिन्होंने उसकी यह हालत की है। उसी वक्त जिस गार्बेज के ढेर पर वह खड़ा था वह टूटकर नीचे गिरने लगता है। रूडो सीधे एक गहरी ढलान के नीचे जा गिरता है। यह गिरावट उसे मॉन्स्टर्स से कुछ दूरी पर सेव कर देती है, लेकिन अब एक नई परेशानी शुरू होती है। उसे एहसास होता है इस जगह की हवा जहर है। अगर उसने ज्यादा देर तक इसमें सांस लिया तो उसके फेफड़े फट सकते हैं। वह जल्दी से अपने ग्लव्स से नाक और मुंह ढक लेता है। वह इधर उधर देखता है कहीं छुपने की जगह मिले,
लेकिन फिर एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है, अगर यहाँ सेफ जगह है ही नहीं तो। रूडो धीरे धीरे उम्मीद खोने लगता है और तभी वह अचानक खून की उल्टी कर देता है। उसकी आवाज फिर से मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है। रूडो जमीन पर गिर पड़ता है, उसका शरीर हिलने से भी इनकार कर देता है। लगभग वह मान ही लेता है कि अब सब खत्म है, लेकिन तभी उसके दिमाग में रेक्टो का मरता हुआ चेहरा उभर आता है। उसके शब्द गूंजते हैं। उसी पल रूडो के हाथ में एक अजीब सी ताकत दौड़ने लगती है। हालांकि वह खुद इसे महसूस नहीं करता, लेकिन उसकी नजर बदलने लगती है। वह देख पाता है कचरे के ढेरों से अजीब सी रोशनी निकल रही है और उसके सामने पड़े एक लोहे के पाइप से भी रोशनी चमक रही होती है। रूडो घिसटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि अब उसके पास जीने की एक वजह है। रूडो उस लोहे के पाइप को जोर से पकड़ता है और किसी तरह खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आग होती है। वह दहाड़ते हुए कहता है, मैं वापस ऊपर की दुनिया में लौटूंगा, उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ फेंका और उस कमीने से भी जिसने मेरे पापा को मारा। और इसी मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स चुपचाप उसके पास सरकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, रूडो बिना देखे उसे लोहे के पाइप से जोर से उड़ा देता है। वह मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और एक और पीठ के रहने वाले की अम्ब्रेला से टकराता है। वह आदमी हैरानी से देखता है, यह कौन है जो मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उधर रूडो पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुका होता है। उसे ना तो जहरीले हवा की परवाह होती है, न ही नाक से बहते खून की। वह कूदता है, घूमता है और मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। यहाँ तक कि जब उसे पूरी ताकत से बड़े बड़े पत्थरों पर दे मारा जाता है, तब भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। एक मॉन्स्टर उस चट्टान को तोड़ देता है जिस पर रूडो फंसा होता है। मलबा उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल रूडो मलबे से बाहर निकलता है और अपने साथ एक लंबा पोल भी खींच लाता है। वह पूरी ताकत से पोल घुमाता है और मॉन्स्टर को भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर सीधे जमीन के नीचे से उभर आता है। रूडो मुश्किल से उसके जबड़ों से बचकर छलांग लगाता है, लेकिन अब जहरीली हवा का असर आखिरकार उसके शरीर में दिखने लगा है। वह फिर से खून की उल्टी करने लगता है। मॉन्स्टर्स इस मौके को देखकर उसकी तरफ और पास आने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी रहस्यमय ताकत एक बार फिर जाग उठती है। उसे इतनी ताकत और पागलपन मिलता है कि वह अपनी जगह पर डटा रहता है। यहाँ तक कि दो मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। भयानक टक्कर के बाद रूडो सुरक्षित बाहर निकल आता है। वह पास पड़ी एक मेटल शीट उठाता है और पहले मॉन्स्टर की खोपड़ी तोड़ देता है। फिर वह दूसरे मॉन्स्टर पर झपटता है। एक जोरदार वार और मॉन्स्टर दो टुकड़ों में कट जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक और विशाल मॉन्स्टर पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखते ही रूडो फैसला करता है अब पीछे हटना होगा। वह ताकत संभालने के लिए भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जमीन पर पूरी ताकत से पांव पटकता है। एक जबरदस्त शॉक वेव निकलती है और रूडो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जब रूडो आंखें खोलता है तो वह चौंक जाता है। उसके ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, चेहरे पर वही क्रीपी मास्क। रूडो सोचता है यह कौन है, यह यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन वह आदमी कुछ भी नहीं कहता। वह रूडो को एक झटके में उठाता है और फिर आगे की तरफ लात मार देता है। रूडो जोर जोर से खांसता है और मुंह से थोड़ा खून भी निकल आता है। वह लड़ने के लिए मुठ्ठियां कस ही रहा होता है कि तभी वह आदमी उसके चेहरे पर एक गैस मास्क लगा देता है। अगले ही पल रूडो फिर से सांस ले पाता है। अब रूडो पूरी तरह कंफ्यूज होता है। वह पूछता है, तुम यहाँ के हो? यह जगह क्या है? ये मॉन्स्टर्स क्या है? लेकिन मास्क आदमी बस एक ही बात कहता है, चुप रहो। जाहिर है रूडो जैसे इंसान से आदेश मानने की उम्मीद करना बेकार है। वह और जोर से सवाल पूछने लगता है। मास्क आदमी फिर से धीरे से कहता है, शांत रहो। लेकिन रूडो बोल देता है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। वह पूछता है, क्या हम अंडरग्राउंड में हैं? यह सुनते ही मास्क आदमी आखिरकार भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, नहीं, हम अंडरग्राउंड में नहीं हैं, हम सरफेस के ऊपर हैं और यह जगह नर्क जैसी बनी है ऊपर रहने वालों की वजह से। फिर वह गंभीर होकर कहता है, ये जो गार्बेज मॉन्स्टर हैं, ये आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और तुम्हारी आवाज से अब उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है। वह आगे बताता है, इन ट्रैश बीस्ट को नॉर्मल हथियारों से मारा नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा प्लान था चुपचाप निकल जाना, लेकिन अब यह ऑप्शन भी नहीं बचा।
इतने में एक मॉन्स्टर उसके पीछे पहुंच जाता है। नकाबपोश आदमी कहता है पहले इसे निपटाते हैं। अचानक उसके हाथ से सुनहरी एनर्जी निकलती है। वह एनर्जी उसकी अम्ब्रेला को ढक लेती है और पल भर में अम्ब्रेला एक खतरनाक हथियार बन जाती है। मॉन्स्टर हमला करता है लेकिन नकाबपोश आदमी अपनी अम्ब्रेला उसके चेहरे के सामने घुमा देता है जैसे कोई हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेंडर हो। मॉन्स्टर के टुकड़े हर तरफ उड़ जाते हैं और फिर वे अचानक धूल में बदल जाते हैं। रूडो पहले ही इस पावर को देखकर हैरान था लेकिन अब और भी चौंक जाता है क्योंकि मॉन्स्टर इस बार दोबारा रीजेनरेट नहीं होता। तभी दूर से मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आता है लेकिन नकाबपोश आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है। वह कहता है मैं संभाल लूंगा। वह दौड़ता है और अपनी ब्लेंडेड अम्ब्रेला से मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह अम्ब्रेला खोलता है और उसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल करते हुए हवा में उछल जाता है। रूडो बस खड़े खड़े देखता रहता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, क्या यह पिट में रहने वालों की टेक्नोलॉजी है या फिर यह आदमी कुछ खास है। इसी बीच नकाबपोश आदमी आखिरी बचे एक विशाल मॉन्स्टर के सामने उतरता है और तभी वह मॉन्स्टर अचानक अपने मुंह से एसिड की एक गेंद उसकी तरफ थूक देता है। नकाबपोश आदमी अपनी अम्ब्रेला से एसिड को रोक लेता है और उसे चारों तरफ बिखेर देता है। एसिड जैसे ही कचरे के ढेर से टकराता है जोरदार ब्लास्ट होता है। अगले ही पल नकाबपोश आदमी मॉन्स्टर के सिर पर पैर रखकर और ऊंचा उछल जाता है। फिर वह अपने अम्ब्रेला में और ज्यादा एनर्जी भर देता है। अम्ब्रेला का साइज और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों बढ़ जाते हैं। वह ऊपर से सीधे मॉन्स्टर के सर पर झपटता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को और जमीन को दोनों को काट देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद नकाबपोश आदमी रूडो के पास लौटता है। रूडो हैरानी से पूछता है आखिर तुम हो कौन। आदमी अपना मास्क उतारता है और कहता है मेरा नाम इंजन है, मैं बस एक साधारण क्लीनर हूँ। लेकिन मास्क हटाते ही इस जगह की हवा उसे परेशान करने लगती है। इंजन खांसते हुए रूडो को कोसता है, तुम्हारी वजह से मास्क उतार दिया। और तभी रूडो अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। बेहोशी में रूडो को बचपन की एक घटना याद आती है। वह रोता हुआ घर लौटा था। दूसरे लड़कों ने उसे चिढ़ाया था और सीवर में धक्का दे दिया था क्योंकि उसने कहा था चीजें भी जिंदा होती है। जब वह घर पहुंचा, रेक्टो ने पूछा क्या तुमने उन लड़कों को मारा। रूडो ने जवाब दिया नहीं। फिर रूडो ने पूछा क्या सच में वस्तुओं में आत्मा होती है अगर हम उन्हें प्यार से रखे। रेक्टो उसे साफ करते हुए कहता है यह बस एक पुरानी कहानी है ताकि लोग अपनी चीजों की कदर करे। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है लेकिन मुझे खुद विश्वास करना अच्छा लगता है कि हर चीज की आत्मा होती है। यह सुनकर रूडो और क्यूरियस हो जाता है। वह पूछता है तो क्या हमारे घर की चीजों की भी आत्मा है, मेरे ग्लव्स की भी। रेक्टो जवाब देता है अगर तुम उन्हें ध्यान से रखोगे तो एक दिन उनमें भी आत्मा आ जाएगी। वापस वर्तमान में इसी बात पर रूडो की आंखें खुल जाती है। वह देखता है उसे चेन से बांध दिया गया है और इंजन उसे खींचते हुए ले जा रहा है। रूडो गुस्से में चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, लेकिन इंजन शांत आवाज में कहता है मैं तुम्हें एक सेफ जगह ले जा रहा हूँ। रूडो को अब इसकी परवाह नहीं होती। वह कहता है मुझे वापस ऊपर जाना है, मुझे बदला लेना है। यह सुनते ही इंजन रुक जाता है। वह गंभीर होकर कहता है ऊपर वापस जाना नामुमकिन है। जिस जगह को तुम लोग स्पेयर कहते हो वह आसमान में है और वह लगातार मूव करती रहती है। फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है वापसी का रास्ता अब नहीं है, शांत हो जाओ और अपनी नई जिंदगी को एक्सेप्ट करो। लेकिन रूडो सिर हिला देता है। वह गुस्से और दर्द में कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी कीमत पर मैं स्पेयर में वापस जाऊंगा। रूडो को पूरा यकीन हो जाता है कि इंजन को ऊपर जाने का रास्ता पता है लेकिन वह उसे छुपा रहा है। गुस्से में रूडो उस पर चिल्लाने लगता है मुझे सब बता दो वरना मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा जब तक और मॉन्स्टर यहाँ ना आ जाए। यह सुनकर इंजन को गुस्सा आ जाता है। वह रूडो से कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह जगह असल में क्या है। वह रूडो को और भी बेरहमी से घसीटने लगता है। कुछ देर बाद वे एक कैनियन में पहुँचते हैं, एक खुली जगह जो आसपास की गंदगी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा साफ होती है। इंजन वहाँ रूडो को छोड़ देता है और कहते हुए चला जाता है मजे करो। रूडो चिल्लाता है कम से कम मुझे आजाद तो कर दो, लेकिन इंजन बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। अचानक कुछ ट्रक्स आकर रुकते हैं। उनमें से गैस मास्क पहने हुए कई आदमी उतरते हैं और रूडो की तरफ बढ़ने लगते हैं। रूडो सोचता है क्या यह इस जगह के रहने वाले हैं। वे लोग भी रूडो को देखकर काफी क्यूरियस हो जाते हैं। उसके कपड़े देखकर वे आपस में फुसफुसाते हैं क्या यह स्पेयर से आया है। वे अजीब ढंग से उसके पास आते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। घबराकर रूडो कह देता है मैं स्पेयर से गिरा हूँ। यह सुनते ही वे लोग अपने गैस मास्क उतार फेंकते हैं
उसके चेहरे पर उत्साह दिखता है। वे कहते हैं, जिंदा स्पेयर डुएलर, हमने अब तक उनकी सिर्फ लाशें देखी थी। वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और रूडो का चेहरा जांचने लगते हैं। रूडो डर कर पीछे हट जाता है। वे लोग कहते हैं, डरो मत, हम नुकसान नहीं करेंगे, और उसकी गांठ खोलने लगते हैं। रूडो को लगता है कि ये तो इंजन से भी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन यह सब एक जाल होता है। कुछ ही देर में रूडो खुद को एक ट्रक के अंदर और भी कसकर जकड़ा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आता यह सब आखिर क्या हो रहा है। बाहर खड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, आज तो किस्मत खुल गई, एक जिंदा स्पेराइट हाथ लगा है, उसके बॉडी पार्ट्स और कपड़े काफी दामों में बिकेंगे। उनका लीडर आगे आकर कहता है, लोग स्पेराइट से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस दुनिया पर अपना कचरा फेंका। हवा जहरीली हो गई, मॉन्स्टर पैदा हो गए और लोगों के घर उजड़ गए। जो लोग मरे या जिनका सब कुछ गया, वे स्पेराइट से दिल से नफरत करते हैं। इसीलिए जब कोई जिंदा मिल जाए तो लोग उसके साथ हद से ज्यादा बेरहमी करते हैं। यह कहकर वह रूडो को वेलकम करने का फैसला करता है। वह उसके सामने सड़ा हुआ मांस और खराब खाना रख देता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, स्पेयर के लोग तो गार्बेज को छूते भी नहीं, तू यह खाना पचा नहीं पाएगा। वह जबरदस्ती रूडो के मुंह में मांस ठूसने की कोशिश करता है और यही वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। अचानक रूडो उसके हाथ को जोर से काट लेता है, मांस उखड़ जाता है। रूडो उसे बिना झिझक चबाने लगता है, सड़े खाने के साथ। वह गुस्से में कहता है, यह ट्रैश नहीं है, यह अब भी खाने के लायक है। यह देखकर सब लोग डर से कांप जाते हैं। उन्होंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। रूडो को उन पर गुस्सा आता है जो चीजों को बेकार कहकर फेंक देते हैं। अब वह चुप बैठने वाला नहीं है, उसकी ताकत फिर से जाग उठती है। वह जोर लगाकर अपनी चेन तोड़ देता है, फिर बाहर कूदकर जमीन पर अपनी एनर्जी छोड़ता है। चारों तरफ रखी चीजें हिलने लगती है और हवा में उठने लगती है। दूर खड़ा इंजन यह सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वह सोचता है, यह लड़का गीबर है जो चीजों को जिंदगी देता है और उनकी ताकत बाहर निकालता है, ठीक मेरी तरह। उधर रूडो के दिमाग में रेक्टो के शब्द गूंजते हैं, अगर तुम चीजों को प्यार से रखोगे तो वे भी तुम्हारी रक्षा करेंगी। और उसी पल रूडो समझ जाता है, यह दुनिया कचरे से नहीं बनी, बल्कि उन चीजों से बनी है जिन्हें किसी ने समझा ही नहीं। रूडो अपने चेहरे से मास्क उतार फेंकता है, फिर वह जिस चेन से बंधा हुआ था उसे कसकर पकड़ता है। अचानक वह चेन जिंदा होने लगती है। रूडो उनमें लाइफ भर देता है और वह एक हथियार में बदल जाती है। आदमी उसकी तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन रूडो चेन जमीन पर जोर से मारता है। जमीन हिल जाती है और सब लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका लीडर चिल्लाता है, चेन को निशाना बनाओ। गीबर बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं कर सकता। उसके आदमी तेजी से चेन छीन लेते हैं। सबको लगता है अब रूडो खत्म हो गया, लेकिन उनके होश उड़ जाते हैं और इंजन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रूडो पास पड़ा एक टायर उठाता है और उसमें भी लाइफ भर देता है। वह भी एक हथियार बन जाता है। यह देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि एक ही समय में दो ऑब्जेक्ट्स को जिंदा करना नामुमकिन है। यह ताकत सबसे ताकतवर गीबर में भी बहुत रेयर होती है। रूडो पल भर में आदमियों को हरा देता है और फिर उनके लीडर की तरफ बढ़ता है। वह आदमी डर के मारे गालियां देता है और कांप रहा होता है। रूडो वार करने ही वाला होता है, तभी इंजन वहां पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उस पल रूडो का गुस्सा अचानक ठंडा पड़ जाता है। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जिस टायर को वह हथियार की तरह पकड़े था, वह अचानक धूल बनकर बिखर जाता है। रूडो की नाक से खून बहने लगता है। वह हैरान होकर सोचता है, मैंने अभी क्या कर दिया। इंजन शांत आवाज में कहता है, इतनी लापरवाही से पावर इस्तेमाल करोगे तो शरीर थक ही जाएगा। फिर वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें जानबूझकर टेस्ट किया। मुझे पक्का करना था कि तुम्हारी पावर क्या है। इंजन आगे कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारी पावर के बारे में भी, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए। वह रूडो की आंखों में सीधे देखकर कहता है, हमारे साथ आ जाओ, क्लीनर्स में शामिल हो जाओ। हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। रूडो सन्न रह जाता है। उसका दिमाग इतनी बातें एक साथ नहीं समझ पाता। कुछ पल बाद वह सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैं शामिल नहीं होना चाहता। इंजन को ना शब्द का मतलब ही नहीं पता। वह जबरदस्ती रूडो को एक क्लिनिक ले जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि उसे एक जीनियस मिल गया है और उसने उसे क्लीनर्स में भर्ती कर लिया है। यह सुनकर रूडो शॉक हो जाता है। वह कहता है, मैंने कभी हाँ नहीं कहा, मुझे अभी स्पेयर वापस जाना है। लेकिन तभी एक अजीब सा डॉक्टर, जिसकी आंखें
पूल टेबल के होल जितनी बड़ी लगती है रूडो को चुप कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है, नो मैंस लैंड में क्यों गया था, वहाँ की हवा सीधा जहर है, ऊपर से किडनैप भी हो गया, बेवकूफ। वह रूडो से कहता है उसे इंजन का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उसे एक ही दिन में 2 भयानक अंजामों से बचाया। रूडो मन ही मन इंजन को कोसता है। तभी पता चलता है कि डॉक्टर असल में एक बूढ़ी औरत है और जब रूडो उसे ओल्ड मैन कह देता है तो वह बुरी तरह ऑफेंड हो जाती है। इलाज पूरा होते ही वह दोनों को लात मारकर क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर रूडो इंजन को इलाज का पैसा देने के लिए थैंक्स कहता है। फिर साफ शब्दों में बोलता है, मुझे क्लीनर्स नहीं बनना, मुझे बस स्पेयर वापस जाने की जानकारी चाहिए। लेकिन इंजन गंभीर हो जाता है। वह कहता है, उम्मीद थी कि किडनैपिंग के बाद तुम समझ जाओगे कि नीचे स्पेराइट्स के साथ कैसा व्यवहार होता है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम स्पेयर से हो तो तुम्हें जन्म लेने का पछतावा होगा। वह यह भी बताता है यहाँ कोई जानकारी फ्री नहीं मिलती। इसके बाद इंजन रूडो को एक डिस्टोपियन सिटी ले जाता है। यह जगह बाहर की गंदगी से काफी बेहतर होती है। इंजन उसे एक बर्गर खिलाता है। रूडो बिना रुके उसे खा जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सड़ा हुआ खाना उल्टी कर चुका था। रूडो सोचता है उसे लगा था कि पीठ के नीचे सिर्फ गार्बेज होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर है और लोग भी रहते हैं। वह एक लड़की को दुकान जाते हुए देखता है और उसे घूरने लगता है। तभी इंजन उसे समझाना शुरू करता है। वह कहता है यहाँ सिर्फ गार्बेज नहीं जमा होता, लोगों की फीलिंग्स भी यहाँ जमा होती है और वे एक एनर्जी बन जाती है। यही एनर्जी ट्रैश बीस्ट बनकर सामने आती है। अक्सर वे गार्बेज डंप्स में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिटीज पर भी हमला कर देते हैं। इंजन रूडो को समझाता है कि नॉर्मल वेपन्स ट्रैश बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके अंदर एक कोर होता है। और हैरानी की बात यह है कि रूडो के ग्लव्स उस कोर को तोड़ सकते हैं। यह सुनकर रूडो चौंक जाता है। इंजन समझाता है जब किसी चीज को लंबे समय तक प्यार और केयर से रखा जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी जमा हो जाती है। ऐसी चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और यही वाइटल इंस्ट्रूमेंट ट्रैश बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उस पावर को नहीं जगा सकता। इंजन बताता है जो लोग यह कर सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्लीनर्स ऐसे ही गिवर्स से भरी है जो ट्रैश बीस्ट को खत्म करते हैं। यह सुनकर रूडो पूछता है, अगर मैं क्लीनर्स ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे स्पेयर वापस भेजने का तरीका बता दोगे? इंजन साफ कह देता है, मुझे खुद उसका कोई आइडिया नहीं है। यह सुनते ही रूडो भड़क जाता है। वह इंजन पर चिल्लाता है, लेकिन इंजन शांत रहता है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे रास्ता पता है। हाँ, वह इतना जरूर कहता है, हमारा बॉस बहुत समझदार है, शायद वही तुम्हें वापस जाने में मदद कर सके। रूडो और चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसे डिसीजन लेने से पहले इंजन के बॉस से मिलना पड़ेगा। तभी इंजन उसके ग्लव्स की तरफ देखता है। वो पूछता है, ये ग्लव्स तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? रूडो जवाब देता है, ये मेरे डैड ने मुझे दिए थे, यही उनकी एकमात्र याद है। यह सुनकर इंजन सब समझ जाता है। वह गंभीर होकर कहता है, इन्हें ध्यान से रखना, इन ग्लव्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। यह सुनकर रूडो इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब तक दुनिया ने उसके ग्लव्स का सिर्फ मजाक ही उड़ाया था। तभी इंजन को एक मैसेज मिलता है। वह कहता है उसे एक वर्क फ्रेंड से मिलना है। रूडो अचानक खड़ा होकर इंजन को दिल से धन्यवाद देता है। इसके जवाब में इंजन उसकी तरफ पैसों की एक पाउच फेंक देता है। वो कहता है, पैसे संभाल कर खर्च करना। रूडो शॉक में आ जाता है। इतना सब करने के बाद भी वो उसे पैसे दे रहा है, लेकिन इंजन हंसते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तुम्हारे कपड़े बेच दिए थे, उसी पैसे से तुम्हारा इलाज और खाना हुआ, तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही रूडो भड़क उठता है, लेकिन इंजन शांति से कहता है, वैसे भी स्पेयर के कपड़े पहनकर यहाँ तुम घूम नहीं सकते। इंजन रूडो से कहता है कि वह अब अपने ट्रेनर से मिलने जा रहा है और रूडो को यही शांति से इंतजार करने को बोलता है। यह सुनकर रूडो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एक बिल्ली उसके पैसों की पाउच उठाकर भाग जाती है। रूडो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वह बिल्ली काफी तेज होती है। भागते भागते रूडो की नजर सड़क पर पड़े एक आधे चांद के आकार की लकड़ी की स्टिक पर पड़ती है। वह उसे उठा लेता है और उसी से बिल्ली को रोक लेता है। जैसे ही वह बिल्ली को पकड़ता है, उसी स्टिक का असली मालिक वहाँ आ जाता है और रूडो पर चिल्लाने लगता है कि वह उसकी कीमती स्टफ चुराने की कोशिश कर रहा है। रूडो झुंझलाकर कहता है, इस बेकार लकड़ी में आखिर क्या प्रीशियस है? यह सुनते ही वह आदमी और भड़क जाता है और स्टिक वापस छीन लेता है और रूडो को धक्के मारकर गिरा देता है। वह धमकी देता है, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। फिर वह अपनी स्टफ के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। रूडो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नजर स्टफ पर बने एक निशान पर पड़ती है, वही क्लीनर्स का सिंबल जो उसने इंजन की अम्ब्रेला पर देखा था। रूडो समझ जाता है यह आदमी भी क्लीनर है। अगले ही पल वह आदमी अपनी स्टफ की पावर एक्टिवेट करता है और उसे हथियार में बदल देता है। वह रूडो पर हमला करता है, लेकिन जानबूझकर वार चूक जाता है क्योंकि
क्योंकि इंजन पहले ही उसे रूडो के बारे में सब बता चुका था। इसके बाद वो अपना परिचय देता है। उसका नाम है जंका और वही इंजन के कहने पर रूडो की ट्रेनिंग करने वाला है। जंका कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बच्चे को यह सिखाना पड़ेगा कि दूसरों से चोरी नहीं करनी चाहिए। रूडो झल्ला कर जवाब देता है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना पैसा वापस ले रहा था। जंका ताना मारते हुए कहता है, लगता है तेरे पिताजी ने तुझे मैनर्स नहीं सिखाया। यह सुनते ही रूडो का गुस्सा आसमान छू लेता है, क्योंकि वह रेक्टो का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसी पल उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात सुने तो पहले एक कदम पीछे हटो और उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करो। रूडो गहरी सांस लेता है। रेक्टो की बात याद करते ही रूडो सोचता है कि जंका का गुस्सा सही था। आखिर उसने अचानक उसकी कीमती स्टफ उठा ली थी। रूडो को एहसास होता है अगर कोई उसके ग्लव्स गलती से भी उठा ले तो वह भी गुस्सा हो जाएगा। उसे समझ आता है गलती उसी की थी। रूडो जंका से सच्चे दिल से माफी मांगता है। हैरानी की बात यह है कि जंका भी उतनी ही जल्दी शांत हो जाता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, तूने स्टफ लौटा दी, मुझे भी थोड़ा कामली रिएक्ट करना चाहिए था। यह सब देखकर रूडो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि यह उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था जब उसने बिना लड़े सिर्फ बात करके ही फाइट रोक दी। वह सोचता है रेक्टो सच में सही था, जितना वह समझता था उससे कहीं ज्यादा। जंका उसे उठने में मदद करता है और पूछता है, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? रूडो जवाब देता है, शायद मेरे ग्लव्स, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं वे क्या कर सकते हैं। जंका उसके ग्लव्स देखता है और कहता है, काफी कूल है। लेकिन रूडो का ध्यान किसी और बात पर होता है। उसे लगता है जंका अब अलग लग रहा है। तभी उसे एहसास होता है वो मुस्कुरा रहा है। रेक्टो हमेशा कहता था, दोस्त बनाना है तो स्माइल करना सीखो। दिक्कत यह है कि रूडो ने कभी जिंदगी में ठीक से स्माइल नहीं किया। उसे लगता है शायद उसे फेस मसल सिखाने के लिए जिम ट्रेनर चाहिए। फिर भी वो पूरी कोशिश करके एक स्माइल देता है, लेकिन जो चेहरा बनता है वो स्माइल नहीं बल्कि सबसे डरावना एक्सप्रेशन होता है जो जंका ने कभी देखा हो। जंका फिर से चिल्ला उठता है, ये कैसी शक्ल बना रहा है? क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? रूडो हैरान होकर पूछता है, इस बार क्यों गुस्सा हो? यह तो मेरी बेस्ट स्माइल थी। जंका झल्ला कर कहता है, अरे एक अंधा आदमी भी बता देगा यह स्माइल नहीं है। रूडो इस बार अपनी आंखें और होठ बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता है ताकि चेहरा नेचुरल लगे। इस बार वो कम क्रीपी लगता है, लेकिन जंका फिर भी भड़क जाता है। उसे लगता है कि इंजन ने रूडो को जीनियस कह दिया और अब वह ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जंका गुस्से में कहता है, ऐसे मजाक करते रहे तो अपने गोल्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन यही वो लाइन होती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। रूडो को अपना गोल याद आता है, स्पेयर में वापस जाना और उसे बदलना जैसा रेक्टो चाहता था। वह गंभीर आवाज में कहता है, मैं अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह सीरियस हूँ, मेरा अपमान करना बंद करो। जंका भी हथियार निकाल लेता है और कहता है, लगता है हमारी नहीं बनेगी। रूडो सहमति में सिर हिलाता है और पास के कचरे से मेटल रोड उठा लेता है। वह उसकी पावर जगा देता है। यह देखकर जंका शॉक्ड हो जाता है। एक रैंडम ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाना। अब उसे समझ आता है कि इंजन ने रूडो को जीनियस क्यों कहा था। फिर भी जंका कॉन्फिडेंट रहता है। वह सोचता है सिर्फ टैलेंट से कोई नहीं जीतता, मेहनत से मैं इससे बेहतर हूँ। रूडो को पता ही नहीं चलता कि यह बस डिस्ट्रैक्शन थी। अचानक जंका की स्टफ उसके सामने आकर गिरती है। वह बस कुछ इंच से बचता है। रूडो को भागना पड़ता है। जंका तेजी से हमला करता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। जंका जीत से खुश होता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कुछ अजीब महसूस होता है। वह उसे पोंछता है, फिर सूंघता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह पोटी होती है। उसे एहसास होता है जिस मेटल रॉड से वह लड़ रहा था वह असल में टॉयलेट प्लंगर का हिस्सा था। जंका घबराकर प्लंगर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो कुछ सुनने के मूड में नहीं होता। वह उसी गंदे प्लंगर को घुमाने लगता है जिसमें अब भी किसी का डिनर लगा होता है। जंका पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वह इधर उधर भागता है, पोटी से बचते हुए। आखिरकार वह डर के मारे रूडो से भागने लगता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आता कि वह इतना डर क्यों गया, लेकिन मौका उसके हाथ में होता है। अब शुरू होता है टॉम एंड जेरी स्टाइल का चेज। गलियों में दौड़, फिसलना, भागना। अचानक एक बिल्ली जंका को गिरा देती है। तभी रूडो छलांग लगाता है और पूरी ताकत से प्लंगर घुमा देता है। अगले ही पल पोटी का तूफान आ जाता है। जंका सीधे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इंजन वहाँ पहुँचता है। वो हंसते हुए पूछता है, तो नए टीचर से मुलाकात हो गई? रूडो बस इशारा करता है। जंका कचरे के ढेर में पड़ा होता है, अजीब अजीब हरकतें करता हुआ। इंजन उसे साफ कराता है और गाड़ी में बिठाता है, लेकिन पूरे रास्ते वो हंसता ही रहता है क्योंकि उसका ट्रेनर पोटी से हार गया था। रूडो को अब असल झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो सड़क पर जिस हथियार को घुमा रहा था वो असल में क्या था। यह जानकर वो खुद भी थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तभी इंजन कहता है, जंका एक स्पॉइल्ड बच्चा है, मुझे नहीं लगा था कि कोई उसे ऐसे हैंडल कर पाएगा। रूडो चुपचाप बेहोश पड़े
पड़े जंका को देखता रहता है। तभी उसकी नजर गाड़ी के बैक सीट में पड़ी बूट्स पर जाती है। इंजन तब कहता है, शुरुआत भले ही अजीब रही हो, लेकिन अब से यही जंका तुम्हारा टीचर है। वह आगे बताता है, वाइटल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में वह सबसे स्किल्ड ट्रेनर है। यह सुनकर जंका हल्का सा हंसने लगता है, क्योंकि वह इंजन की बातों को बहुत मानता है। तभी इंजन पीछे की सीट की तरफ देखता है और कहता है, रियो तुम कब आई? पीछे बैठी लड़की अपनी ब्यूटी नैप से जागती है और कहती है, नए लड़के को देखकर क्यूरियस हो गई थी। रूडो बस उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा प्रीटी होती है। अगले ही पल रियो रूडो के बालों से खेलने लगती है। वो कहती है, काफी यूनिक है। रूडो के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या मैं गलती से स्वर्ग पहुंच गया हूँ? लेकिन तभी इंजन गाड़ी स्टार्ट करता है। वे शहर के बाहर निकलते हैं और वाइल्डरनेस के बीच एक जगह की ओर बढ़ते हैं। यही है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और इंजन रूडो का स्वागत करता है क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में। रूडो अब भी रियो द्वारा बाल से खेलने के शौक में है और चलते समय उसके आसपास कुछ मक्खियां घूमने लगती है। अंदर रिसेप्शन पर एक शांत रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है जो प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रही होती है। इंजन उसे सेमू के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वह बताता है कि सेमू हर नए मेंबर्स को चेक करती है। अचानक सेमू अपने फॉर्क से एक ही वार में दोनों मक्खियों को मार देती है। रूडो हैरान रह जाता है। सेमू कहती है, इंजन ने उसके बारे में बताया है, लेकिन वह खुद उसकी पोटेंशियल देखना चाहती है। इंजन समझाता है, सेमू के ग्लासेस उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी विजन बढ़ाते हैं। सेमू पावर एक्टिवेट करती है, रूडो को देखती है और तुरंत एबिलिटी बंद कर देती है। वो बताती है, रूडो पहले से ही एथलेटिक है, उसे फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अच्छा बॉन्ड है, बस कंट्रोल सीखना होगा। इंजन को लगता है वो कुछ छुपा रही है। सेमू कहती है, इसके गले के पीछे अभी भी पोटी लगा हुआ है। इंजन जोर से हंस पड़ता है और रूडो को बॉस से मिलाने ले जाने का फैसला करता है। चलते समय वो बताता है कि करीब 100 क्लीनर्स हैं, फाइटर्स, गार्ड्स और सपोर्ट, लेकिन ज्यादातर मिशन पर होते हैं। जैसे ही वह लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है और भी कई सारे क्लीनर्स को देखता है, वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इंट्रोडक्शंस बाद में। बॉस के कमरे के बाहर इंजन रूडो को चेतावनी देता है, अंदर जाते ही स्पेयर वापस जाने की बात मत छेड़ना, पहले कुछ ऑफर करना होगा, शुरुआत क्लीनर्स बनने के वादे से करना। इंजन रूडो को एक बात और सख्त मना करता है, बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सवाल मत करना, क्योंकि किसी को नहीं पता वो क्या है या उसकी पावर क्या है। जब वे अंदर जाते हैं तो बॉस का कमरा खाली मिलता है। तभी सेमू आकर बताती है कि बॉस एक मिशन पर गया है और कुछ दिनों तक नहीं लौटेगा। रूडो चिढ़ जाता है, लेकिन इंजन कहता है कि यह नॉर्मल है और उसे इंतजार करना होगा। रूडो पूछता है, तब तक मैं क्या करूं? उसी वक्त रियो आ जाती है और कहती है, मेरे साथ काम देखो। वो बताती है कि बॉस की अप्रूवल के बिना वह क्लीनर नहीं बन सकता, इसीलिए फिलहाल वह उसके साथ ट्रेनी बनकर जा सकता है। रूडो का दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाता है, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार इतनी फीमेल अटेंशन मिल रही होती है। वह चुपचाप उसके साथ चल देता है। वे स्ट्रेटेजी रूम में जाते हैं, जहाँ सेमू बताती है कि एक छोटा सा टाउन जो पोल्यूटेड जोन के पास से मदद की मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ छोटे ट्रैश बीस्ट दिखे हैं। रूडो पोल्यूटेड जोन्स के बारे में पूछता है और सेमू समझ जाती है कि इंजन ने उसे बेसिक्स नहीं बताए। वो समझाती है, दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, सेफ जोन्स जहाँ इंसान रह सकते हैं और पोल्यूटेड जोन्स जहाँ ट्रैश बीस्ट रहते हैं। रूडो जिस जगह गिरा था वह नो मैन्स लैंड था, जहाँ ज्यादातर लोग कदम रखते ही मर जाते हैं। सेमू उसे एक मास्क देती है और सख्त हिदायत देती है, पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहनना, वरना 15 मिनट में जहरीली गैस से मौत हो सकती है। इसके बाद रूडो रियो और उसकी टीम के साथ मिशन पर निकलता है। रियो उसे कहती है, हमेशा मेरे पास रहना ताकि ज्यादा सीख सको। रूडो थोड़ा अनईजी होता है और सोचता है वह नो मैन्स लैंड में कितनी देर रहा होगा और कितना जहर सांस में लिया होगा। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक विशाल गार्बेज डंप पर जाती है। वह सोचता है, क्या स्पेयर के लोग जानते हैं कि पीठ के नीचे इंसान रहते हैं? लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी है यह कचरे का ढेर। रूडो के लिए वह सिर्फ कचरे का ढेर नहीं होता, बल्कि एक खजाना होता है जहां उसे काम की चीजें मिलती है और वह उन्हें ठीक कर सकता है बिना किसी के डांटने के। वह रियो के पास जाकर पूछता है कि उसके साथ ये लोग कौन हैं। रियो बताती है, ये सपोर्टर्स हैं, इनके पास खास ताकत नहीं होती, लेकिन मिशन में बहुत मदद करते हैं। एक सपोर्टर रूडो से हाथ मिलाता है और इतनी जोर से
दबाता है कि रूडो दर्द से तड़प जाता है। रियो हंसते हुए बताती है इनकी पकड़ इतनी जबरदस्त है कि यह हाथों से ही ट्रैश बीस्ट का खोल फाड़ सकता है। रूडो सोचता है अब और नहीं झेल सकता। तभी एक सपोर्टर चेतावनी देता है ट्रैश बीस्ट आ रहे हैं। रूडो ध्यान से देखने का फैसला करता है ताकि वह सीख सके। जल्द ही बकरी जैसे छोटे ट्रैश बीस्ट कचरे के जंगल से निकलते हैं। रूडो घबरा जाता है लेकिन रियो कहती है चिंता मत करो, ये कमजोर हैं और लकड़ी की बाड़ भी नहीं तोड़ सकते। और सच में वे बाड़ तोड़ नहीं पाते। लेकिन तभी दूसरी लहर आती है और इस बार बड़े और ज्यादा खतरनाक बीस्ट वे बाड़ को ढकेलने लगते हैं और रूडो फिर घबरा जाता है। रियो शांति से कहती है ये थोड़े मजबूत हैं लेकिन नए लड़के की ट्रेनिंग के लिए ठीक है। वह कहती है जल्दी साफ करेंगे और फिर तुम्हारे स्वागत में पार्टी करेंगे। रूडो हैरान रह जाता है, इतना खतरा होते हुए भी वो इतनी रिलैक्स कैसे है। रियो मुस्कुरा कर कहती है अगर यहाँ जिंदा रहना है तो दुनिया को अच्छे नजरिए से देखना सीखो। तभी रूडो को समझ आता है इंजन भी ऐसा ही है और शायद यही उसमें कमी थी। वह खुद भी थोड़ा चिल होने का सोचता है लेकिन तभी एक विशाल ट्रैश बीस्ट बाड़ तोड़कर अंदर घुस आता है। इस बार रियो भी घबरा जाती है। रूडो उससे पूछता है सब ठीक है ना। रियो उत्साह से कहती है ये तो कमाल का है, इतना स्टाइलिश मॉन्स्टर मैंने कभी नहीं देखा। वह हंसकर कहती है नए लोगों को सिखाने के लिए यह सही नहीं है लेकिन इससे लड़ने में मजा जरूर आएगा। रियो अपने सीजर्स निकालती है, यही उसका स्पेशल हथियार होता है। रूडो हैरान होकर देखता रहता है। रियो अपने सीजर्स को आसमान की तरफ फेंकती है और वे अचानक बहुत बड़े और तेज हो जाते हैं। वह उन्हें अपने पैरों से पकड़ती है और दौड़ते हुए कचरे के राक्षसों पर टूट पड़ती है। एक ही झटके में कई राक्षस कट जाते हैं। रूडो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी एक सपोर्टर उसे बताता है रियो के हथियार का नाम रीपर है और वह इसे अपने पैरों से चलाती है। रूडो को समझ आता है हर कोई अपने हथियार को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। तभी वही सपोर्टर रूडो को सतर्क रहने को कहता है लेकिन देर हो जाती है। एक लेवल 2 ट्रैश बीस्ट रूडो पर हमला करने वाला होता है। किस्मत से सपोर्टर उसे खाली हाथों से रोक लेता है और उसका सिर कुचलकर रियो की तरफ फेंक देता है। रियो उसे भी एक झटके में काट देती है। अब रियो कहती है और भेजो। सपोर्टर्स भारी राक्षसों को खिलौने की तरह उसके ऊपर उछालते हैं। कुछ ही देर में छोटे सारे राक्षस खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ बॉस ट्रैश बीस्ट बचता है। सपोर्टर्स फैल जाते हैं ताकि कोई छोटा राक्षस बीच में न आए। तभी रूडो देखता है एक घायल राक्षस अब भी जिंदा है। वह एक सपोर्टर को गिरा देता है और उस पर कूद पड़ता है। रूडो तुरंत दौड़ता है, उसे बचाने का फैसला करता है। वह सोचता है उसे अपनी काबिलियत दिखानी होगी ताकि उसे जल्दी जानकारी मिल सके। रूडो अपने हाथ में लोहे का पाइप पकड़ता है और वह अचानक कांटों वाली दीवार बन जाता है। रूडो खुद हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है वह अब तक अपनी ताकत बस इंस्टिंक्ट से चला रहा था। उसे ठीक से नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। राक्षस उस पर जोर डालने लगता है। तभी रियो आ जाती है और राक्षस को पल भर में खत्म कर देती है। वह रूडो से कहती है तुमने अच्छा किया, दूसरों को बचाने के लिए तुमने दिल की सुनी। और रूडो समझ जाता है यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी दूसरा सपोर्टर भी आ जाता है और रियो से पूछता है क्या बड़ा वाला राक्षस खत्म हो गया। रियो बताती है मैंने उसे 2 हिस्सों में काट दिया लेकिन अब भी वह खड़ा है। उसे हैरानी होती है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसने उसका कोर मारा था। फिर वह तय करती है कि अब वह इसे टुकड़ों टुकड़ों में काट देगी ताकि यह बेकार हो जाए। सपोर्टर्स यह समझ जाते हैं कि यह नया तरह का ट्रैश बीस्ट है जो स्पेशल हथियारों से नहीं मर रहा। वे इसकी जानकारी लिखते हैं और पास के शहरों को चेतावनी देने चले जाते हैं। उधर रियो फिर से उस विशाल राक्षस की तरफ दौड़ती है और रूडो बीच में खड़ा रह जाता है क्योंकि कोई उसे नहीं बताता कि अब उसे क्या करना चाहिए। रियो छलांग लगाकर राक्षस के चेहरे पर चढ़ जाती है। फिर उसके सिर पर पहुंचकर बाहर निकले सारे लोहे के पाइप काट देती है। जब राक्षस का सिर साफ हो जाता है तो रियो को नीचे एक चमकती चीज दिखती है। वह समझ जाती है राक्षस अपना कोर छुपा रहा है। लेकिन तभी राक्षस जोर जोर से हिलने लगता है और रियो को दूर फेंक देता है। वो टूटे हुए पाइप फिर से अपने सिर पर जोड़ लेता है और जमीन पर जोर से सिर पटकने लगता है। अब वह रूडो और सपोर्टर्स की तरफ हमला करता है। रूडो डर के मारे जमसा जाता है। लोहे के पाइप उसकी तरफ आते हैं। वो सीधा नहीं लगता लेकिन जमीन टूट जाती है और रूडो जमीन के नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वह सोचता है इस तरह तो मैं रेक्टो का बदला कभी नहीं ले पाऊंगा। उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है लेकिन तभी एक सपोर्टर उसे पकड़ लेता है और कंधे पर उठा लेता है। वह रूडो से कहता है अगर कोई लक्ष्य है तो डर कर रुक मत जाना, हमारे पास ताकत नहीं फिर भी हम अपना काम करते हैं। ये बातें रूडो के दिल को छू जाती है। तभी रूडो देखता है रियो फिर से राक्षस पर हमला कर रही है। राक्षस की चीखें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि रियो ने उसकी कमजोरी ढूंढ ली है। रियो उस पर उछलती है और पूरी ताकत से नीचे गिरते हुए राक्षस के सिर पर वार करती है। वह उसका कोर निकाल लेती है। जैसे ही कोर टूटता है पूरा राक्षस राख में बदल जाता है। सपोर्टर हैरानी से पूछता है तुमने उसे कैसे मारा। रियो हाथ में एक कार्डबोर्ड कटर दिखाती है
और कहती है इसी से। सब चौंक जाते हैं क्योंकि वह कटर भी एक स्पेशल हथियार था और यह बात किसी को समझ नहीं आती कि कोई ट्रैश बीस्ट ऐसे हथियार कैसे रख सकता है। उधर जो लोग रूडो को बेचने वाले थे उनका लीडर अंधेरे कमरे में होश में आता है। अभी सामने बैठा आदमी पूछता है, तुम नींद में स्पेर से आए लड़के का नाम ले रहे थे, वो बच्चा अब कहाँ है? क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में रियो रूडो के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखती है। थोड़ी देर बाद जंका भी वहाँ पहुँचता है। वह अभी भी अपनी लंबी दोपहर की नींद में आधा सोया होता है। वह रियो से पूछता है यह सब क्या हो रहा है। रियो बताती है रूडो का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन रूडो एक कोने में चुपचाप सिर झुकाए बैठा होता है। जंका पूछता है यह इतना उदास क्यों है? रियो बताती है लड़ाई के बीच में इसका हथियार इसका साथ छोड़ गया था। यह सुनकर जंका को भी बुरा लगता है। फिर रियो उस अजीब ट्रैश बीस्ट के बारे में बताती है जिसका कोर कोई पत्थर नहीं बल्कि एक स्पेशल हथियार था। वह कहती है यह बात हमारे बस की नहीं थी, इसलिए हमने इसे बड़ों पर छोड़ दिया और पार्टी करने लौट आए। उधर रूडो अब भी खुद को बेकार समझ रहा होता है। तभी सपोर्ट टीम का लीडर वहाँ आता है। वह अपना नाम ग्रीस बताता है। ग्रीस रूडो से कहता है तुमने कल बहुत अच्छा किया। रूडो हैरान होकर कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। ग्रीस उसे याद दिलाता है तुमने एक सपोर्टर की जान बचाई थी। रूडो कहता है लेकिन मैं अपनी ताकत ठीक से नहीं चला पाया और मुझे बचाना पड़ा। वह उदास होकर बताता है स्पेर में भी वह अक्सर गलती करता था और रेक्टो को उसे संभालना पड़ता था। रूडो को लगता है वह कभी किसी की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाएगा। तभी ग्रीस अचानक उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है अक्सर नए क्लीनर्स सपोर्टर्स को कमजोर समझते हैं, लेकिन तुम अलग थे। ग्रीस उस सपोर्टर के बारे में बताता है जिसे रूडो ने बचाया था। वह असल में कॉम्बैटेंट बनना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास कोई स्पेशल हथियार नहीं है, इसलिए वह एक साधारण वस्तु को संभाल कर रखता है। उम्मीद करता है कि वह एक दिन उसकी हथियार बनेगी। ग्रीस रूडो से कहता है ज्यादा मजबूत बनने की चिंता मत करो, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के बारे में मत सोचो। फिर वह पूछता है बताओ जब स्पेयर में सब कुछ ठीक था तब तुम सच में क्या चाहते थे? ग्रीस की बात सुनकर रूडो गहराई से सोचने लगता है। ग्रीस उससे कहता है अगर तुम यह समझ लो कि किस चीज ने सबसे पहले तुम्हारे दिल में आग जलाई थी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। वह प्यार से रूडो के सर पर हाथ रखता है और कहता है खुद पर भरोसा रखो। रूडो की आंखें थोड़ी नम हो जाती है, लेकिन तभी इंजन आकर उस पर झुक जाता है और माहौल बिगाड़ देता है। वह पूछता है तो कुछ खा क्यों नहीं रहा? तभी रियो और जंका भी आ जाते हैं। सब रूडो से कहते हैं चलो पार्टी ज्वाइन करो, आज तुम ही स्टार हो और खाना ज्यादा देर नहीं टिकेगा। यह देखकर रूडो का दिल भर आता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ सब उसकी परवाह करते हैं। वह उनके साथ खाने बैठ जाता है। तभी एक आदमी म्यूजिक चलाता है और पेंट के डब्बे उठाकर दीवार पर चित्र बनाने लगता है। इंजन बताता है इसका नाम गॉब है। यह वही करता है जो इसका मन करता है। सब लोग उसे कहते हैं खाना खत्म होने दो, लेकिन गॉब किसी की नहीं सुनता। उधर नीचे सेमू अपने डेस्क पर लौटती है। उसे पहले से एहसास हो जाता है कि फोन आने वाला है। जैसे ही फोन बजता है वो उठा लेती है। एक नया रिक्वेस्ट आता है। वह जंका और सपोर्टर्स की टीम को बुलाती है। जंका पूछता है रूडो क्यों जा रहा है? वह तो अभी क्लीनर नहीं बना। सेमू बताती है यह मामला रूडो से जुड़ा है। वह समझाती है एक व्यापारी पर पोल्यूटेड इलाके में ट्रैश बीस्ट ने हमला किया था। वो बच गया, लेकिन उसका कीमती सामान राक्षस ले गया। अब वह चाहता है कि राक्षस मारा जाए और सामान वापस लाया जाए। असल बात यह थी वह सामान एक जिंदा स्पेयर से आया इंसान था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। सेमू कहती है एक साथ दो जिंदा स्पिरिट्स दिखना बहुत अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है। वह चाहती है कि रूडो खुद इस मामले को देखे। रूडो फिर सोच में पड़ जाता है। तभी ग्रीस उससे कहता है कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल को शांत करना सीखो। रूडो जानता है वो अभी अपनी ताकत ठीक से नहीं चला पाता और इससे वो टीम पर बोझ बन सकता है। फिर भी वो उस दूसरे स्पेयर से आए इंसान को देखना चाहता है, क्योंकि शायद उससे उसे ऊपर लौटने का कोई सुराग मिल जाए। वह साथ चलने का फैसला करता है। जंगा को यह पसंद नहीं आता, लेकिन सेमू जानती है उसे कैसे मनाना है। वह कहती है यह मिशन पहले इंजन को मिलना था, लेकिन वह अभी बिजी है और उसने कहा है कि वह जंका पर भरोसा करता है। यह सुनते ही जंका खुश हो जाता है और पूरे जोश से टीम को पोल्यूटेड जोन में ले चलता है। रास्ते में रूडो ग्रीस से पूछता है आपके पास हथियार नहीं है? ग्रीस हंसकर कहता है चाकू है, लेकिन मुझे अपने हाथों पर ज्यादा भरोसा है। एक सपोर्टर बताता है कि ग्रीस के पास एक ताबीज भी है जिसे वह बहुत मानता है। ग्रीस थोड़ा शर्माता है और रूडो को ताबीज दिखाकर कहता है यह खास नहीं है, बस इससे मुझे जुड़ाव महसूस होता है। तभी वे सब पीछे खड़े एक अजीब इंसान को देखते हैं। वो खुद को इस मिशन की मार्चेंट बताती है। रूडो उससे स्पेयर वाले इंसान के बारे में पूछता है। मार्चेंट बताती है वो सामान लेकर जा रही थी, तभी उसे एक बेहोश स्पेराइट मिला। वो उसे बचाने ले
ले गई, लेकिन रास्ते में ट्रैश बीस्ट ने हमला कर दिया और उस इंसान को उठा ले गया। रूडो सीधे पूछता है क्या तुम उसे बेचने वाली थी? मार्चेंट मना कर देती है और कहती है वो बस स्पेराइट्स को लेकर जिज्ञासु है। जंगा को यह कहानी कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि ट्रैश बीस्ट आमतौर पर इंसान को उठाकर नहीं ले जाते। उसे शक होता है, लेकिन वह तय करता है अभी चुप रहेगा। मार्चेंट उन्हें उस इमारत तक ले जाती है जहाँ राक्षस भागा था। जंगा सबको चेतावनी देता है, सावधान रहना, हमले कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो इमारत लगभग खाली होती है, सिवाय एक इंसान के जो दूसरी तरफ खड़ा होता है। मार्चेंट आगे बढ़ते हुए कहती है यही है वो स्पेराइट। वो रूडो को जबरदस्ती आगे धकेलती है और बाकी क्लीनर्स भी साथ में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, रूडो को समझ आ जाता है यह कोई इंसान नहीं बल्कि स्पेराइट जैसे कपड़े पहने एक गुड़िया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मार्चेंट पीछे कूदते हुए चिल्लाती है जल्दी करो। अगले ही पल रूडो के पैर के नीचे की जमीन कीचड़ बन जाती है। पूरी टीम नीचे वाले फ्लोर में गिर जाती है। सब संभल कर खड़े होते हैं और मार्चेंट से पूछते हैं यह जगह क्या है और स्पेराइट कहाँ है। मार्चेंट डरावनी हंसी हंसती है और रूडो की ओर इशारा करके कहती है वही स्पेराइट है। इतना कहकर वह खुद भी कीचड़ बनकर पिघल जाती है। तभी अंधेरे से दो आवाजें गूंजती है, स्पेराइट गीबर, और अंधेरे में दो बैगनी चमकती रोशनियां उनकी ओर बढ़ने लगती है। जंगा तुरंत समझ जाता है। वह कहता है ये राइडर्स हैं, इन्हें छुपने की जरूरत नहीं, ये सीधे रूडो को चुराने आए हैं। रूडो घबरा जाता है तो ग्रिस समझाता है ये इस दुनिया के डाकू हैं और सबसे खतरनाक बात ये सब भी तुम्हारी तरह गीबर्स हैं। ग्रिस तुरंत आदेश देता है भागने का रास्ता ढूंढो। वह और फोलो रूडो की रक्षा करने लगते हैं। वह जंगा से कहता है राइडर्स को तुम संभालो। जंगा को पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। सपोर्टर्स दूसरी दिशा में दौड़ते हैं और ग्रिस रूडो से कहता है तुम उनके साथ जाओ। रूडो कहता है मैं खुद इन डाकुओं से लड़ सकता हूँ, लेकिन ग्रिस उसे रोकता है इनको हल्के में मत लेना, हमें इनके पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर जंगा राइडर्स को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे पता था तुम रूडो के पीछे आओगे, लेकिन इतनी जल्दी यह उम्मीद नहीं थी। वो पूछता है क्या इसे बेचने वाले हो? एक जिंदा स्पेराइट्स तुम्हें जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकता है। राइडर्स हंसते हैं और कहते हैं हम इसे बेचने नहीं आए, हमें स्पेर के बारे में जानना है और स्पेराइट से बात करना सबसे अच्छा तरीका है। वे खास तौर पर जानना चाहते हैं रूडो बिना मरे बैरियर कैसे पार कर पाया। अब जंगा भी बैरियर वाली बात को लेकर सोचने लगता है। वह तय करता है पहले इन राइडर्स से निपटना जरूरी है। वह कहता है जब इन्होंने जाल बिछाया है तो अब मुझे किसी ट्रैश बिस्ट की चिंता नहीं। तभी महिला राइडर हंसकर कहती है लेकिन तुम्हें मेरी बनाई हुई कीचड़ की गुड़ियों से जरूर डरना चाहिए। जंगा जवाब देता है इन जैसे कमजोर दुश्मनों को मैं आंख बंद करके हरा सकता हूँ। वो अपनी स्टफ की ताकत चालू करता है और एक एक करके कीचड़ की गुड़ियों को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी एक लड़का राइडर गुड़ियों के बीच छिपकर पीछे से हमला करता है। जंगा मुश्किल से बच पाता है, फिर भी एक खंबे से टकरा जाता है। वह आदमी फिर से कीचड़ की गुड़ियों में छिप जाता है। लड़की राइडर जंगा को चिढ़ाती है तुम क्लीनर्स सिर्फ राक्षसों से लड़ते हो, इंसानों से कैसे लड़ते हैं ये तुम्हें नहीं आता। वो कहती है यह आखिरी बार है जब तुम असली को ढूंढने का खेल खेलोगे। जंगा पूरी ताकत से लड़ता रहता है, लेकिन पीछे से लगातार वार होते रहते हैं। अब जंगा घिर चुका होता है। वह महिला राइडर पर सीधा हमला करने दौड़ता है, लेकिन वह पहले से कीचड़ फैला चुकी होती है। जंगा फिसल जाता है। वह हंसते हुए कहती है तुम ही यहाँ एकमात्र लड़ाकू हो, तुम गिरोगे तो बाकी सब बेबस हो जाएंगे। लेकिन तभी जंगा चिल्लाता है इतनी बातें करनी है तो पॉडकास्ट शुरू कर दो। वह कहता है पहले मुझे लगा तुम फावड़े से गुड़िया चला रही हो और यह आदमी स्पेशल हथियार मार रहा है, लेकिन अब समझ आ गया। वह बताता है यह आदमी मुझे सिर्फ मुक्कों से मार रहा है, इसका असली हथियार इसके स्नो शूज हैं, जो इसे कीचड़ में आसानी से चलने देते हैं। अब जंगा को समझ आ जाता है कि वह इतना फुर्तीला क्यों है। वह दोनों राइडर्स को चिढ़ाते हुए कहता है तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। यह सुनकर महिला राइडर और ज्यादा भड़क जाती है। वह उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन जंगा कहाँ चुप रहने वाला था। वो मुस्कुराकर कहता है हो सकता है मुझे इंसानों से लड़ने का ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन अपने हथियार को मैं तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ। जंगा कहता है इसलिए मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। इतना सुनते ही लड़की राइडर उस पर हमला कर देती है। जंगा जोर से अपनी स्टफ जमीन पर मारता है। पूरा इलाका ध्वनि की लहर से गूंज उठता है। जंगा ध्यान से सुनता है, उसे कंपन में फर्क महसूस होता है। जैसे ही लहर एक खास कीचड़ की गुड़िया से टकराती है, जंगा समझ जाता है यही वह आदमी छुपा है। वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है और एक ही वार में उसे बेहोश कर देता है। फिर वह लड़की राइडर पर भी वार करता है। जैसे ही वह गिरती है, सारी कीचड़ की गुड़िया अपने आप बिखर जाती है। जंगा ठंडी सांस लेकर कहता है बस ये तो नए नए खिलाड़ी थे। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। राइडर्स का लीडर सामने आता है और
और कहता है अगर तसल्ली नहीं हुई तो किसी ज्यादा ताकतवर से लड़ो। उधर रूडो और बाकी लोग अब भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दौड़ रहे होते हैं। रूडो को चिंता होने लगती है क्योंकि उसे अब लड़ाई की आवाजें नहीं सुनाई देती। तभी उसकी टक्कर ग्रिस से हो जाती है। ग्रिस को एक बाहर जाने का रास्ता मिल चुका होता है। वह कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता है ताकि वे हेडक्वार्टर से मदद बुला सके। इसके बाद ग्रिस तय करता है उसे वापस जाकर जंका को देखना चाहिए, लेकिन तभी किसी के दौड़ने की आवाज आती है। ग्रिस को लगता है कि शायद जंका जीत कर आ रहा है, लेकिन सामने आता है राइडर्स का लीडर। सब चौंक जाते हैं। वह रूडो को ध्यान से देखने लगता है जैसे किसी तस्वीर से मिलान कर रहा हो। अचानक वह रूडो के पीछे की दीवार पर कूदता है और वहाँ मकड़ी की तरह चिपक जाता है। वह खुशी से कहता है आखिरकार स्पेस से आया गिबर मिल गया। इतना कहते ही वह अपने पंजों से दीवार तोड़ देता है और बाहर का रास्ता बंद कर देता है। वह अपनी ताकत इकट्ठा करने लगता है। ग्रिस चेतावनी देता है अगर तुमने रूडो को छुआ भी तो तुम सभी क्लीनर्स के दुश्मन बन जाओगे। ग्रिस उससे जंका के बारे में पूछता है, लेकिन राइडर बात टाल देता है। वह हंसते हुए कहता है मुझे रास्ते समझने में बहुत समय लग जाता है। जब तक मैं पहुंचा बाकी सब हार चुके थे। अफसोस सबका समय बर्बाद हो गया। वह ग्रिस को अनदेखा करके सीधा रूडो की तरफ बढ़ता है। वह कहता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, अभी हमारे साथ चलो। रूडो चौकन्ना हो जाता है। तभी राइडर उसका मास्क खींच लेता है और कहता है अब इसकी जरूरत नहीं, यहाँ कोई ट्रैश बीस्ट नहीं है। रूडो पूछता है स्टफ वाला क्लीनर कहाँ है? राइडर कहता है उसका रवैया खराब था, मारा नहीं है, बस बेहोश किया है, लेकिन जहर उसे पसंद नहीं आएगा। फिर राइडर अपने छल्लों की ताकत जगा देता है। वे लोहे के पंजे में बदल जाते हैं। वह रूडो से कहता है शांति से चलोगे तो किसी को चोट नहीं लगेगी, लेकिन तभी ग्रिस और फोलो उस पर हमला कर देते हैं। राइडर आसानी से बच जाता है और उल्टा एक जोरदार किक से दोनों को दूर उड़ा देता है। राइडर ध्यान से सबको देखता है और कहता है फोलो में गिबर बनने की क्षमता है, लेकिन ग्रिस में कुछ भी खास नहीं। ग्रिस फिर भी उठ खड़ा होता है और मजबूती से कहता है मैं अपनी टीम की रक्षा करूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। राइडर उसे कमजोर कहकर हंसी उड़ाता है। कमजोर लोग कुछ भी नहीं बचा सकते। रूडो डर जाता है और ग्रिस से पीछे हटने को कहता है, लेकिन ग्रिस चुप रहता है। अगले ही पर राइडर ठंडे स्वर में कहता है तुम्हारा दोस्त पहले ही मर चुका है। उसके लोहे के पंजे ग्रिस के सीने को चीर चुके होते हैं। रूडो यह देखकर सन रह जाता है। ग्रिस का ताबीज हवा में उड़ जाता है और रूडो का दिमाग एकदम खाली हो जाता है। यह दृश्य उसे रेक्टो की मौत की याद दिला देता है। अनजाने में रूडो लॉकेट को पकड़ लेता है और उसकी यादों का दरवाजा खुल जाता है। एक दिन रेक्टो ने उसे दीवार पर सिर मारते देखा था। उसने घबरा कर पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रूडो ने जवाब दिया आपने कहा था दूसरों को चोट मत पहुंचाना, लेकिन खुद को चोट देने से कभी मना नहीं किया। रेक्टो समझ गया कि रूडो के दिल में एक अजीब सा गुस्सा है। उसे लगा रूडो को लगता है कि उसके माता पिता उसे छोड़ गए और यही भावना उसके अंदर खालीपन और गुस्सा पैदा कर रही थी। रेक्टो ने उसे समझाया जिंदगी में कोई मकसद ढूंढो या कम से कम कोई ऐसी चीज जो तुम्हें पसंद हो। उसने रूडो को किताबें, खेल, खाना बनाना सब कुछ सिखाया, लेकिन कुछ भी रूडो को नहीं भाया। तभी एक दिन उसने किसी को कचरा फेंकते देखा। रूडो की आंखें वहीं रुक गई। उसने कचरे से एक टूटा हुआ मास्क उठाया और रोने लगा। वह बोला यह थोड़ा टूटा है पर इसमें अब भी जिंदगी है, इसे फेंकना गलत है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तभी रेक्टो समझ गया रूडो सिर्फ कचरा नहीं बल्कि उसकी कीमत देख पा रहा था। वर्तमान में लौटते ही रूडो के हाथ में पकड़ा लॉकेट चमक उठता है और एक स्पेशल हथियार बन जाता है। राइडर हैरान रह जाता है और ग्रिस जो अब भी जिंदा था आखिरकार समझ जाता है कि रूडो की असली ताकत क्या है। ग्रिस कमजोर आवाज में कहता है रूडो चीजों को स्पेशल हथियार नहीं बनाता, वह तो उनकी छुपी हुई ताकत जिंदा कर देता है। और तभी रूडो के हाथ में पकड़ा लॉकेट चमक उठता है और एक अजीब जैसा जिंदा हथियार में बदल जाता है। राइडर यह देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वह खुशी से पूछता है इसका हथियार क्या करता है? उधर फोलो ग्रिस को संभाल कर आराम से लिटाता है, हालांकि उसकी हालत अब भी गंभीर होती है। रूडो भावुक होकर ग्रिस से कहता है आपने ही मुझे रास्ता दिखाया, आप न होते तो मैं अब भी अंधेरे में फंसा रहता। फिर वह राइडर की तरफ देखता है और कहता है अब मैं साबित करूंगा कि तुम गलत हो। राइडर मुस्कुराता है और अपना नाम बताता है ज़ैबर। वह कहता है मुझे मजबूत और ढीठ लड़ाके पसंद है और वह रूडो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर ग्रिस सोचता है पिछली बार रूडो अपनी ताकत इसलिए नहीं चला पाया था क्योंकि उसके दिल में बहुत उलझन थी, लेकिन इस बार रूडो साफ दिल से लड़ रहा है। ज़ैबर बार बार हमला करता है और हर बार रूडो आसानी से बच जाता है। वो उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो शांत रहता है और बस कहता है अगर हिम्मत है तो मारो। ज़ैबर हैरान रह जाता है, उसके हमले रूडो को छू भी नहीं पा रहे। तभी रूडो समझाता है यह सब ग्रिस के लॉकेट की वजह से है। ग्रिस ने हमेशा दुआ की थी कि सब लोग मिशन से सुरक्षित लौटेंगे, इसीलिए यह एक रक्षा करने वाला हथियार बन गया था। ज़ैबर समझ जाता है यह हथियार हमलों से बचाता है। वो हंसकर कहता है अच्छा है, लेकिन इससे तुम हमला नहीं कर सकते। रूडो शांत होकर कहता है मुझे हमला करने की जरूरत ही नहीं। यह सुनकर ज़ैबर उलझन में पड़ जाता है। रूडो समझाता है मैं तो अपनी जगह
जगह से हिला भी नहीं। असल में तुम ही बार बार हिल रहे हो, इसीलिए मुझे पहले से पता चल जाता है कि तुम कहाँ जाओगे। जैबर उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार रूडो का लॉकेट जैबर की दिशा थोड़ी सी बदल देता है। बस इतना ही काफी होता है कि जैबर पूरी तरह से गड़बड़ा जाए। रूडो कहता है, मैं इस हथियार से सीधा हमला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ तो हैं, और वह जोर से जैबर के चेहरे पर घुसा मार देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जैबर खुश हो जाता है। वह हंसते हुए कहता है, आखिरकार हमला किया। फिर भी रूडो बिल्कुल नहीं रुकता। जैसे ही जैबर का संतुलन बिगड़ता है, रूडो उसे और जोर से मारता है। जैबर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकेट उसकी रफ्तार तोड़ देता है और रूडो उसके पेट पर भारी वार कर देता है। अब जैबर नई चाल चलता है। वह आसपास तोड़फोड़ करके धूल का बादल बना देता है ताकि रूडो कुछ देख ना पाए। अचानक एक पत्थर उड़ता है, रूडो बच जाता है। फिर और पत्थर आते हैं, वह सबसे बच जाता है। तभी जैबर पीछे से हमला करता है, लेकिन लॉकेट फिर से उसकी चाल बिगाड़ देता है और रूडो उसे जमीन पर पटक देता है। जैबर अब पूरी रफ्तार से हमला करता है, फिर भी वो रूडो को छू भी नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे रूडो को हर बार पहले से पता हो। वो जैबर को लगातार मारता है और आखिरकार उसे दीवार का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी जैबर हंसता है। वह कहता है, इतनी अच्छी मार मुझे बहुत समय बाद मिली है। फिर वह जोड़ता है, लेकिन अब तुम मुझे और नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है रूडो का लॉकेट हर बुरी नियत वाले हमले को पहचान कर उसे दूर हटा देता है। लेकिन तभी जैबर नोटिस करता है, जब धुएं में से पत्थर उड़कर आते हैं तो रूडो का लॉकेट उन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। रूडो को समझ नहीं आता कि जैबर अचानक से यह सब क्यों बोल रहा है। तभी जैबर मुस्कुराकर कहता है, मेरे दाएं पंजे में एक खतरनाक जहर है, और सबको चौंकाते हुए वह उसी पंजे से खुद को चुभो देता है। रूडो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैबर समझाता है, अब मैं बेहोश हो जाऊंगा और फिर बिना सोचे समझे सब पर हमला करूंगा। तुम्हारा लॉकेट इसे बुरी नियत नहीं मानेगा। वो हंसते हुए कहता है, अब इससे बचकर दिखाओ। इतना कहकर जैबर धीरे धीरे नींद में चला जाता है। रूडो उसे घिन और हैरानी से देखता रहता है, लेकिन अगले ही पल जैबर की आंखें फिर से खुल जाती है और जैसा उसने कहा था, वो बिना किसी सोच के पागलों की तरह चारों तरफ हमला करने लगता है। जैबर अब पूरी तरह से हिंसक मोड में चला जाता है। वह बेहोश होते हुए भी खड़ा हो जाता है और इतनी जोर से दहाड़ता है कि कान सुन्न हो जाए। रूडो बस हैरान होकर देखता रह जाता है। अचानक जैबर तेजी से घूमता हुआ रूडो की तरफ दौड़ता है और जो भी सामने आता है सब कुछ तोड़ता चला जाता है। रूडो किसी तरह हमले से बच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बेहोशी में भी जैबर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी रूडो की नजर फोलो और ग्रिस पर पड़ती है। वे ज्यादा दूर नहीं होते। रूडो समझ जाता है अगर जैबर उधर मुड़ा तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए रूडो उल्टी दिशा में दौड़ता है ताकि जैबर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उसकी चाल काम कर जाती है। जैबर उसके पीछे दौड़ता है। रूडो इस बार लॉकेट की ताकत से उसे रोकना चाहता है, लेकिन बात योजना के मुताबिक नहीं होती। उसे खुद हमला रोकना पड़ता है। फिर वह एक जूडो जैसी चाल से जैबर को दूर फेंक देता है। जैबर का सिर कंक्रीट की जमीन से टकराता है, लेकिन फिर भी वह और ज्यादा पागल हो जाता है। रूडो सोचता है लड़ाई का अनुभव और जीत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है। उसे लगता है कहीं जैबर दर्द से मजा लेने वाला तो नहीं। उसे अपनी पुरानी याद आती है। स्पेयर में जब लड़के उसे मारते थे तो पलटकर नहीं मारता था, क्योंकि रेक्टो ने मना किया था। वे लड़के उसे अजीब नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब उसे तब समझ नहीं आया था। अब रूडो जानता है कुछ लोग दर्द में भी खुशी ढूंढते हैं, और अगर जैबर सच में वैसा ही है तो रूडो को समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोका जाए। जैबर अब बिना सोचे समझे गुस्से से रूडो पर टूट पड़ता है। रूडो बस पीछे हटते हुए उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। वह रोकता है, बचता है, लेकिन जैबर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक पल ऐसा भी आता है जब जैबर के पंजे रूडो को चीरने ही वाले होते हैं। तभी अचानक एक स्टफ उड़ते हुए आती है और जैबर को जमीन से चिपका देती है। रूडो उस स्टफ को पहचान जाता है और तभी जंका वहां पहुंचता है। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और जिद साफ दिखती है। वह कहता है यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रूडो उससे पूछता है, तुम इस हालत में लड़ पाओगे? जंका मुस्कुराकर कहता है, मुझे हल्के में मत लो। फिर उसकी नजर रूडो के हथियार पर जाती है। वो कहता है, लगता है अब तुम्हें इसे चलाना आ गया है। रूडो जवाब देता है, फायदा नहीं है। जैबर की इस हालत में यह काम नहीं कर रहा। जंका तुरंत समझ जाता है यह हथियार सिर्फ बुरी नियत पर रिएक्ट करता है। रूडो हैरान रह जाता है कि जंका को यह इतनी जल्दी समझ में आ गया। जंका बताता है, मैं दूर से तुम्हारी लड़ाई देख रहा था, सोचा भविष्य में सीखने के काम आएगा। लेकिन फिर गंभीर होकर कहता है, तुम इससे हमला नहीं कर सकते और जहर की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहे। इस हालत में जैबर को हराना मुश्किल है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रूडो से कहता है, मुझ पर एक बार हमला होने दो। रूडो चौंक जाता है। जंका समझाता है, अगर तुम्हारा
हथियार मेरी बुरी नियत पहचान ले तो वह मुझे उसी जगह पहुंचा देगा जहां मुझे होना चाहिए, तभी मैं जयबर को मार पाऊंगा। रूडो डरते हुए पूछता है और अगर हथियार ने रिएक्ट नहीं किया तो जंका हंसकर कहता है तो हिट सह लेना। उसी पल जयबर फिर होश में आता है। वह दोनों पर टूट पड़ता है। वह जोरदार वार में पास का खंबा काट देता है, लेकिन रूडो और जंका दोनों बच जाते हैं। जंका आखिरी चेतावनी देता है, अगर उसके पंजे तुम्हें छू भी गए तो तुम तुरंत लकवाग्रस्त हो जाओगे। जंका गुस्से से भर जाता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए सीधे रूडो पर हमला करता है, लेकिन जंका की योजना बिल्कुल सही निकलती है। रूडो का लॉकेट हमले को तोड़ देता है और जंका को सीधा जयबर तक पहुंचा देता है। जंका जोरदार वार करता है और जयबर दूर जा गिरता है। जंका खुश हो जाता है, लेकिन रूडो गुस्से में होता है। वह कहता है तुमने मुझ पर जानबूझकर हमला किया, लेकिन लॉकेट ने हमला मोड़ा और इसका मतलब था जंका ने बुरी नियत से वार किया था। जंका हंसकर कहता है वह बस एक छोटा सा टेस्ट था। फिर वह वापस आकर दोबारा रूडो पर वार के लिए तैयार हो जाता है। उसी पल जयबर फिर खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है। जंका रूडो पर हमला करता है और लॉकेट उसे फिर से आगे उछाल देता है। इस बार जंका जयबर को और जोर से मारता है। जंका हैरान रह जाता है। रूडो अब लॉकेट को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा था। वह फिर हमला करता है और रूडो उसे एक बार फिर जयबर तक पहुंचा देता है। अब दोनों के तालमेल से जंका जबरदस्त कॉम्बो मारता है। जयबर होश में आने ही वाला होता है, लेकिन तभी जंका की स्टफ उसके सिर पर पड़ती है। जयबर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जंका जमीन पर उतरते ही लड़खड़ा जाता है और गिर पड़ता है। उसे लगता है लड़ाई खत्म हो गई। रूडो भी थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसका लॉकेट अचानक चमकना बंद कर देता है और राख बनकर बिखर जाता है। रूडो घबरा जाता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वह ग्रीस की निशानी थी, लेकिन वह हाथ से फिसल कर हवा में उड़ जाता है। रूडो को घबराहट का दौरा पड़ जाता है। जंका सोचने लगता है क्या लॉकेट रूडो की ताकत से टूट गया या फिर कुछ और हुआ, लेकिन रूडो खुद को दोष देने लगता है। वो टूट जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी जंका देखता है रूडो की पीठ पर पंजों की निशान है। उसे समझ आता है जयबर ने चुपके से उसे मार दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। उसी पल वे देखते हैं जयबर खुद को अपने बाएं पंजे से फिर चुभो रहा है और अगले ही पल वो पूरी तरह ताजा होकर खड़ा हो जाता है। वह चारों तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है लगता है मैंने बेहोशी में अच्छा काम किया, और फिर वो सीधा रूडो की तरफ बढ़ने लगता है। जंका गुस्से में कहता है बस कर, इतनी चोट के बाद भी तू चल कैसे रहा है। इस पर जयबर खुद की तारीफ में बोलने लगता है। वो बताता है उसका बायां पंजा एक ऐसा पेन किलर छोड़ता है जो उसका पूरा दर्द खत्म कर देता है, इसीलिए वो फिर से नॉर्मल चल सकता है। फिर वो हंसते हुए कहता है मेरे दाएं पंजे का जहर तुम पर लगभग 30 मिनट तक असर करेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए एक डोज और दे देता हूँ। जंका कुछ भी नहीं कर पाता और जयबर उसे फिर से चुभो देता है। जंका जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इसके बाद जयबर रूडो की तरफ जाता है। रूडो अभी भी कांप रहा होता है। जयबर उसे उठाता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। जंका चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता। वह बस रूडो को चुपचाप ले जाते हुए देखता है। जयबर खुश होता है। उसे लगता है उसका मिशन पूरा हो गया। उसे अपने दो बेहोश साथियों की कोई परवाह नहीं होती। रूडो होश में आता है, लेकिन हिल नहीं सकता। वह खुद को दोष देता है मेरी वजह से सब खतरे में पड़ गए। तभी जयबर फर्श में बने एक छेद से कूदता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वह चौंक जाता है। यह कोई इमारत नहीं बल्कि खुली जगह होती है। उसे याद आता है नक्शे में यह जगह थी ही नहीं, और तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है। उसके साथ इंजन भी खड़ा होता है। अगले ही पल इंजन की अम्ब्रेला सीधे जयबर के पेट में लगती है। जयबर उड़ता हुआ दीवार से टकराता है, फिर भी वो किसी तरह होश में रहता है। अब वह देखता है इंजन के साथ और भी डरावने क्लीनर्स खड़े हैं। दरअसल जो सपोर्टर्स भाग निकले थे उन्होंने मदद बुला ली थी। इंजन और उसकी टीम काफी पास ही थे, इसलिए समय पर पहुंच गए। एक सपोर्टर डरते हुए पूछती है ग्रिस और बाकी लोग ठीक तो होंगे ना? इंजन भरोसे से कहता है वे इतने कमजोर नहीं कि आसानी से मर जाए। वह उसे एक टीम के साथ बचाने भेज देता है। इधर जयबर चिल्लाने लगता है ये लोग तो बहुत ताकतवर हैं, मैं अभी लड़ने की हालत में नहीं हूँ। उसे यह सोचकर ही अजीब खुशी होने लगती है कि वह कितना बेबस है। इंजन हैरान होकर कहता है तो रूडो इस पागल से अकेला लड़ रहा था? रियो उसे देखकर कहती है सच कहूँ तो वह उम्मीद से ज्यादा ठीक लग रहा है। बाकी क्लीनर्स रूडो को देखकर कहते हैं और हमें लगा था वह इससे भी ज्यादा बुरी हालत में होगा। एक बड़ा सा क्लीनर गुस्से में बोल पड़ता है हमारी टीम के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाना माफी के लायक नहीं है, लेकिन दूसरा उसे झिड़क देता है चुप रहो, ज्यादा बोलते हो। तभी इंजन आगे आता है और जयबर से कहता है अब तुम हमारी हिरासत में हो। तुम्हें सच में लगा कि क्लीनर्स से उलझकर फिर से अपने बिल में लौट जाओगे? यह सुनकर जयबर और ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कहता
कहता है, तो क्या मुझे जिंदगी भर जेल मिलेगी जहाँ मुझे खुद ही भागने का प्लान बनाना होगा? वह खड़ा होता है और कहता है, मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे आदेश मिले हैं रूडो को वापस लाने के। मैं मर जाऊंगा पर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वह फिर से अपना हथियार जागृत करता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से जोर से पकड़ लेता है। एक लड़की उसके साथी उसे रोकते हुए कहती है, बस अब समय खत्म हो गया। जयबर गुस्से में बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे मिशन पूरा करना है। लड़की शांत होकर कहती है, बॉस के चेहरे पर आज बहुत बड़ी मुस्कान थी। यह सुनते ही जयबर रुक जाता है। लड़की उसे और कसकर पकड़ लेती है। आखिरकार जयबर मान जाता है। वो पीछे हटता है और तभी दीवार में एक रहस्यमय मैनहोल जैसा पोर्टल खुलता है। जयबर मुड़कर कहता है, अब मुझे जाना होगा। रूडो को मेरा हेलो कहना। वह अब तक बेहोश होना चाहिए, लेकिन उसी पल रूडो पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है। वो कांपते हुए कहता है, रुको, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जयबर उसे देखकर खुश हो जाता है। रूडो आगे कहता है, तुमने ग्रीस और बाकी लोगों के साथ जो किया है मैं उसका बदला लूंगा। जयबर मुस्कुराता है, सुनकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के दस्तानों पर पड़ती है। वह उत्साहित होकर बोलता है, अरे ये डिजाइन, बॉस को जानकर खुशी होगी कि ये स्पेशल सीरीज 2 के हैं। इतना कहकर वो लड़की के साथ पोर्टल में चला जाता है। जैसे ही मैन होल बंद होता है, पोर्टल गायब हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंका और बाकी लोग बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए जाते हैं। रूडो के शरीर से जहर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह भागकर ग्रीस के पास पहुंचता है। ग्रीस जिंदा होता है, हालांकि बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। रूडो रोते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा लॉकेट टूट गया। ग्रीस धीरे से बोलता है, मुझे उससे बहुत लगाव था। रूडो पूरी तरह गिल्ट में डूबने लगता है, लेकिन ग्रीस मुस्कुराकर कहता है, अगर उसने तुम्हारी मदद की तो उसका इस्तेमाल सबसे सही जगह हुआ। उसी पल लॉकेट के आखिरी टुकड़े भी हवा में बिखर जाते हैं और रूडो बस खड़ा रह जाता है। वो यह समझ नहीं पाता कि उसे इस पल में खुश होना चाहिए या दुखी। सब लोग वापस क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। रूडो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। इंजन उसे देखकर कहता है, ऐसे उदास क्यों बैठा है? अब तो तू अपनी ताकत चलाना सीख गया है। लेकिन रूडो गुस्से में बोल पड़ता है, वो खुश नहीं हो सकता क्योंकि वह ग्रीक को नहीं बचा पाया। वो कहता है, पहले वो अपने पिता रेक्टो को नहीं बचा सका और अब उस इंसान को भी नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे लगता है कि वो हमेशा ही नाकाम रहता है। इंजन उसे समझाता है कि ग्रीक जानता था वो किस खतरे में जा रहा है। वह रूडो को ग्रीक से मिलने ले जाता है और वहाँ पहुंचकर रूडो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ग्रीक जिंदा है। वो बैठा हुआ रूडो को धन्यवाद दे रहा होता है। अब इंजन समझ जाता है कि रूडो इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि उसे लगा था कि ग्रीक मर गया। इंजन प्यार से रूडो के बाल बिगाड़ देता है और एक नर्स भी मजाक में ऐसा ही करती है। रूडो शर्माता है लेकिन पूछता है, इतना जहरीला हमला लगने के बाद ग्रीक जिंदा कैसे है? ग्रीक बताता है कि यह सब क्लीनर्स की मेडिकल टीम की वजह से हुआ, खासकर एक हीलर लड़की की वजह से जिसका नाम आयशा है। आयशा बहुत शर्मीली है और उसे खुद पर भरोसा कम है, इसलिए ग्रीक उसे बार बार हिम्मत देता रहता है। ग्रीक फिर फोलो को धन्यवाद देता है जिसने खून बहते समय उसकी जान बचाई थी। आखिर में वह रूडो की तरफ देखता है और कहता है कि ताबीज टूटने की चिंता मत कर, अगर उसने किसी की जान बचाई तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। इस बार रूडो मान जाता है और सच्चे दिल से खुश होता है कि ग्रीक जिंदा है। तभी इंजन कहता है कि अब उन्हें सिर्फ ट्रैश बीस्ट से नहीं बल्कि राइडर से भी सावधान रहना होगा। उसी समय एक लंबे गहरे रंग का आदमी आता है जो सीमा के बारे में बात करता है। रूडो पूछता है, ये कौन है? इंजन मुस्कुरा कर कहता है, यही है हमारा बॉस। यह सुनते ही रूडो घबरा जाता है क्योंकि वह बॉस से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी बॉस खुद आगे आता है और रूडो से मिलता है। वो अपना नाम बताता है, कॉर्विस। कॉर्विस कहता है, शुरुआत में वह रूडो को क्लीनर्स में शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि रूडो का मकसद सिर्फ स्पेयर तक लौटने की जानकारी पाना था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूडो ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्लीनर्स को बचाया है, इसलिए कॉर्विस कहता है अब रूडो भी क्लीनर्स का हिस्सा है। इसके बाद वह रूडो को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां उसे उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और बॉर्डर के बारे में बताया जाता है। कॉर्विस समझाता है कि बॉर्डर सरफेस और स्पेयर के बीच की सीमा है, जो भी उसे पार करने की कोशिश करता है वो मर जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। फिर कॉर्विस एक पुरानी कहानी सुनाता है। एक औरत नो मैंस लैंड में रहती थी जो बॉर्डर के सबसे पास है। एक बार एक आदमी वहाँ भटक गया और उस औरत से मिला। जब उसने पूछा कि वह इतनी उजाड़ जगह में क्यों रहती है तो औरत ने कहा वह ऊपर से लोगों को गिरते हुए देखती है। उस औरत ने यह भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉर्डर को पार करते हैं और जिंदा लौट आते हैं। यही अब तक का इकलौता सुराग है। यह सुनकर रूडो समझ जाता है कि अगर वह उन लोगों को ढूंढ पाए तो शायद वह भी घर लौट सकेगा। कॉर्विस चेतावनी देता है कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन रूडो को परवाह नहीं, उसे हर हाल में घर वापस जाना है। जोश में आकर वह तुरंत नो मैंस लैंड की तरफ भागने लगता है। फोलो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह रोक नहीं पाता। तभी इंजन वहाँ पहुँचता है और रूडो को रोक लेता है। इंजन कहता है, इतनी बिना तैयारी के नो मैंस लैंड में जाना सीधी बेवकूफी है। हाँ, अब
रूडो अपनी ताकत काबू कर सकता है, लेकिन उसकी सीमाएं और कमजोरियां अब भी साफ नहीं है। रूडो इंजन से साथ चलने को कहता है, लेकिन इंजन मना कर देता है। वो कहता है वो इतना पागल नहीं कि अकेले फिर से नो मैंस लैंड में घुसे। आखिर में इंजन समझाता है एक दिन वे जरूर उस खतरनाक जगह पर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए रूडो को ट्रेनिंग करनी होगी, क्रैश बीस्ट पर रिसर्च करनी होगी और राइडर्स के बारे में जानकारी जुटानी होगी। अब बात चलती है राइडर्स की। रूडो इंजन से पूछता है चोर जैसे लोग गिवर कैसे बन सकते हैं। इंजन मुस्कुराकर समझाता है अच्छा इंसान होना और चीजों का ख्याल रखना दो अलग बातें हैं। जो लोग किसी चीज की सच में परवाह करते हैं, उसे संभालते हैं, उसकी ताकत जगा देते हैं, वही गिवर्स बनते हैं, चाहे वे इंसान कितने ही बुरे क्यों ना हो। वह यह भी बताता है कि कई लोग गिवर से नफरत करते हैं क्योंकि आम लोगों को एक ही चीज से इतना लगाव अजीब लगता है। इसके बाद रूडो इंजन से कहता है आज बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी, अब आराम करो। रूडो अपने कमरे में जाता है, लेकिन आराम कहाँ, उसका दिमाग एक पल भी चुप नहीं बैठता। वह सोचने लगता है कहीं चुपके से कूड़े में से कुछ काम की चीज ढूंढने चला जाऊं क्या। तभी धड़ाम रियो दरवाजा खोल देती है। वह कहती है आज आराम नहीं, आज पूरा हेडक्वार्टर्स घूमेंगे। रूडो चारों तरफ देखकर कहता है यह जगह तो स्पेयर से कहीं ज्यादा भरी पूरी है। रियो को स्पेयर के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। रूडो बताता है वहाँ उसका रोज का काम था कूड़ा उठाना और डांट खाना। फिर रियो वहाँ के खाने के बारे में पूछती है। रूडो कहता है ब्रेड और सूप मिल जाते थे, लेकिन जब रियो मिठाइयों के बारे में पूछती है तो रूडो उदास हो जाता है। वो कहता है मिठाइयाँ सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे। रियो हंसकर कहती है यहाँ मिठाइयाँ हैं। रूडो को यकीन नहीं होता जब तक वह मिठाइयों से बड़ी प्लेट खुद नहीं देख लेता। उसे लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी इंजन चेतावनी देता है मिठाइयाँ नशे से भी ज्यादा लत लगाने वाली होती है, तो संभाल कर खाओ। वह बताता है सरफेस पर खेती मुश्किल है, लेकिन बाइनर्स नाम का एक समूह है जो खाना बनाने वाले गिवर्स को इकट्ठा करता है। वही लोग ये सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। अब रूडो कांपते हाथों से पहला निवाला लेता है और जैसे ही मिठाई उसके मुंह में जाती है रूडो को लगता है मानो ज्ञान मिल गया हो। वह पागलों की तरह मिठाइयाँ खाने लगता है। इंजन मन ही मन सोचता है लगता है यहाँ एक नया शुगर एडिक्ट पैदा हो गया। तभी एक अजीब सा आदमी मुंह में चूसने लगाए वहाँ आकर रूडो को घूरने लगता है। रूडो सोचता है कहीं ये अजीब आदमी मेरी मिठाइयों के पीछे तो नहीं, उसे बांटना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वो एक कैंडी उसे दे देता है, लेकिन वह आदमी कैंडी झपट लेता है और एक अजीब सा एटीट्यूड दिखाता है। रूडो ज्यादा ध्यान नहीं देता और मिठाइयाँ खाता रहता है इतनी जल्दी कि अचानक एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जंग का डर के मारे चिल्ला उठता है। थोड़ी देर बाद रूडो फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। लेकिन समस्या यह है कि रूडो चाकू की ताकत जगा नहीं पा रहा। रियो और इंजन हंसते हैं। लगता है मिठाइयों का नशा उतरने में टाइम लगेगा, पर जंग का गंभीर होकर सोचता है। उसे याद आता है रूडो को टूटी फूटी चीजें ठीक करना पसंद है, तो शायद टूटी हुई चीज ही उसकी ताकत जगा सकती है। वह कूड़े से कुछ टूटी चीजें लाता है और रूडो से पूछता है इनमें से कुछ सही लग रहा है। रूडो तुरंत एक टूटी हुई त्रिकोण वाली चीज उठाता है और उसे हथियार बना देता है। सब हैरान रह जाते हैं। जंका की समझदारी पर इंजन तारीफ करता है। अब जंका रूडो को एक साथ कई चीजें जगाने को कहता है, लेकिन तभी उसके नाक से जोर से खून बहने लगता है और वह गिर जाता है। इंजन कहता है ये मैंने पहले भी देखा है। वह समझाता है जिस चीज का बहुत सालों तक ख्याल रखा जाए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी चीजें बहुत ताकतवर होती है, लेकिन शरीर पर ज्यादा बोझ डालती है। जंका कहता है अगर रूडो ने अपने दस्तानों का बचपन से ख्याल रखा है तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। रूडो अब एक और बात सोचता है, उसके बनाए हथियार हर बार धूल बनकर क्यों उड़ जाते हैं। रियो एक नई बात कहती है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। वो समझाती है रूडो की ताकत चीजें तोड़ने की नहीं बल्कि उन्हें आखिरी मौका देने की है। जो चीजें लोगों ने फेंक दी रूडो उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने देता है और जब उनका काम पूरा हो जाता है वे खुद ही गायब हो जाती है। जंका भी मान जाता है। ग्रीस का ताबीज भी लड़ाई खत्म होते ही गायब हुआ था। इंजन मुस्कुराकर कहता है तुमने कुछ नष्ट नहीं किया, तुमने उन्हें शानदार तरीके से अलविदा कहा। अब रूडो समझ जाता है उसकी ताकत तोड़ने की नहीं बल्कि चमकाने की है। तभी रियो पूछती है जयबर जिस सीरीज की बात कर रहा था क्या तुम्हारे दस्ताने भी उसी तरह के हैं। फिर वह पूछती है वैसे तुमने अपने दस्तानों का नाम रखा है। रूडो हैरान हो जाता है। रियो हंसकर कहती है जिससे प्यार होता है उसे नाम दिया जाता है। वो बताती है उसकी कैंची का नाम रीपर, इंजन की छतरी है अम्ब्रेकर और जंका की छड़ी है लवली असिस्टाफ। रूडो और भी चौंक जाता है। इंजन मुस्कुराकर कहता है अब तुम्हें भी अपने दस्तानों के लिए एक अच्छा नाम सोचना होगा। उस रात रूडो अपने दस्ताने धो रहा होता है। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आता है वह चौंक जाता है। उसके बिस्तर पर रियो लेटी हुई होती है। रूडो घबरा जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियो आराम से कहती है मेरा कमरा ऊपर है और तुम करा रहे थे तो मुझे चिंता हुई, मैं खिड़की से अंदर आ गई। रियो उसके हाथ को देखकर पूछती है क्या तुम्हें बहुत दर्द होता है, ये जख्म बहुत भयानक लग रहे हैं। रूडो तुरंत अपने हाथ छुपा लेता है और कहता है दस्ताने पहनता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें धोना भी पड़ता है। रियो पूछती है ये जख्म किस वजह से है।
रूडो बस इतना कहता है, इसके बारे में मेरे माता पिता से पूछना। रियो समझ जाती है। वो धीरे से कहती है, माता पिता सिर्फ प्यार ही नहीं, कई बार दर्द भी दे जाते हैं। अगले दिन इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाता है। बॉस कहता है, पूरा इंतजाम होने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी तैयारी इंजन पूरी करेगा। रूडो कंफ्यूज हो जाता है। इंजन समझाता है, हर क्लीनर को नो मैंस लैंड में एक खास मास्क पहनना होता है, इसे कहते हैं फुल फेस। वो अपना मास्क दिखाता है, फिर बताता है, हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो ये मास्क बनाता है, लेकिन वह बहुत अजीब है। अगर डेडलाइन का नाम भी ले लो तो काम ही नहीं करता। अभी वह रूडो का मास्क बना रहा है, इसलिए समय लगेगा। तभी बॉस कहता है, जब तक मास्क तैयार हो हम एक और तैयारी करेंगे। रूडो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब रिसेप्शन वाली मैडम समझाती है, कचरे वाले इलाके में बहुत अनजान खतरे होते हैं, इसीलिए एक कलाकार हम पर रक्षा वाला मंत्र बनाता है। वह कलाकार जहाँ चाहे जादुई चित्र बना सकता है, लेकिन अभी वह दूसरे शहर में है। इंजन कहता है, मैं कैनवस टाउन जा रहा हूँ उसे ढूंढने। इस मिशन में उसके साथ होंगे जंका, रियो, ग्रीस, फोलो और उसकी टीम के कुछ लोग। वो सबको रूडो से मिलवाता है और कहता है, आमतौर पर हम 5 सपोर्टर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि नो मैंस लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बार तय होता है कि सिर्फ 3 खास सपोर्टर्स जाएंगे और गिवर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। तभी वहाँ एक और बड़ा आदमी आता है, नाम है डेलमैन। उसे देखकर ही रूडो डर जाता है। डेलमैन अचानक रूडो के सामने चिल्लाने लगता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, मुझे गुस्सा आता है कि ऊपर वाले इंसान नीचे वालों से भेदभाव करते हैं। वो कहता है, उसे रूडो जैसे जुनूनी लोग पसंद है और वह उसे अपनी टीम में लेना चाहता है, लेकिन तभी उसका साथी टेम्जी आ जाता है और उसे रोक देता है। वो कहता है, इंजन पहले ही रूडो को अपनी टीम में ले चुका है, हमें उसे छीनना नहीं चाहिए। इसी बीच इंजन भी आ जाता है और मजाक में कहता है, डेलमैन अपना मशहूर भाषण तो सुनाओ। डेलमैन दांत पीसता है और जंका तुरंत अपने कान बंद कर लेता है। फिर डेलमैन जोर जोर से जोश भरा भाषण देने लगता है कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। उसका जोश इतना तेज होता है कि कुछ पल बाद रूडो भी सबके साथ चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठते हैं सब चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में उनका शहर दिखने लगता है। रूडो हैरान रह जाता है। दूर से ही वह शहर किसी आर्ट प्रोजेक्ट जैसा लगता है। शहर के गेट पहुंचते ही रूडो देखता है, दीवारों पर हर जगह ग्रेफिटी बनी है, लेकिन उसकी नजर एक बड़े गुम्बद जैसे रचना पर पड़ती है। टेम्जी बताता है, ज्यादातर शहरों में ऐसा गुम्बद होता है क्योंकि ऊपर से गिरने वाला कचरा सीधा इंसानों को मार सकता है। रूडो को बुरा लगता है, लेकिन टेम्जी कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, गलती उनकी है जो कचरा फेंकते हैं। तभी 2 आदमी गेट से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। वे गुस्से में दीवार पर मारते हैं, लेकिन इंजन और उसकी टीम आराम से गेट के अंदर चले जाते हैं। रूडो हैरान होता है। इंजन समझाता है, अगर तुम्हारे मन में बुरा इरादा नहीं है तो ये गेट तुम्हें नहीं रोकेगा। रूडो भी आगे बढ़ता है और आराम से अंदर चला जाता है। अब उसे समझ आ जाता है वे दोनों आदमी कुछ गड़बड़ थे। शहर के अंदर और भी ज्यादा ग्रेफिटी, खाली पेंट के डब्बे हर जगह पड़े होते हैं। इंजन बताता है, यहाँ बहुत से लोग पेंटिंग पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी कला की कदर नहीं करते। कहा जाता है कैनवस टाउन इसलिए बनाया गया था ताकि कलाकार जहाँ चाहे खुलकर पेंट कर सके। और रूडो समझ जाता है यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि भावनाओं से भरी एक बड़ी कैनवास है। रूडो चारों तरफ बनी पेंटिंग देखकर पूछता है, क्या हम ये पेंटिंग्स देखने आए हैं? इंजन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, हम यहाँ एक खास गिवर को ढूंढने आए हैं जो अपनी आर्ट से किसी भी चीज पर सुरक्षा का जादू डाल सकता है। रूडो को समझ नहीं आता तो इंजन उसे आसान उदाहरण देता है। वह कहता है, मान लो अगर कोई दीवार एक हमले से बचानी हो तो वह गिवर अपनी भावनाएं अपने हथियार में डालता है और दीवार पर चित्र बनाकर उसे जादू में बदल देता है। फिर इंजन बताता है, जो लोग बाहर गेट पर फंसे थे वे इसलिए अंदर नहीं आ पाए क्योंकि उस गिवर ने ऐसा जादू बनाया था कि जिसके मन में बुरी नियत हो वह शहर में घुस ही नहीं सकता। रूडो हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत पागलपन वाली ताकत है। इंजन मान जाता है, हाँ, उसका हथियार सच में बहुत रेयर है। वह आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उससे टकराकर गिर जाता है। इंजन उसे उठाने जाता है, लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और भाग जाता है। इंजन सन्न रह जाता है और रियो उसे चिढ़ाने लगती है, वाह, बच्चों को भी रुला देते हो। तभी शहर का मेयर वहाँ आता है। इंजन खुश होकर कहता है, हम अपने दोस्त गॉब से मिलने आए हैं उसके काम के लिए। लेकिन मेयर भारी आवाज में कहता है, गॉब आज सुबह ही मर गया। सब चौंक जाते हैं। मेयर उन्हें गॉब पे घर ले जाता है और बताता है वो बॉडी पोल्यूशन से मरा है। उसे शहर में पेंटिंग करना काफी नहीं लगा तो वह प्रदूषित इलाकों में भी पेंट करने चला गया। वो बताता है कि गॉब कई बार मास्क पहनना भूल जाता था और जहरीले हवा उसके शहर को अंदर से खत्म कर गई। इंजन टूट जाता है। वो चुपचाप अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देता है। रूडो को याद आता है उसने गॉब को हेडक्वार्टर की दीवार पर पेंट करते देखा था। यह आदमी जो करना चाहता है उससे कभी भटकता नहीं। रूडो अंदर से हिल जाता है। अभी टेम्जी धीरे से कहता है, इसे दिल पर मत लो, सतह पर ऐसी मौतें आम हैं। आखिर में मेयर बताता है, मरने से पहले गॉब अपना उत्तराधिकारी चुन चुका था और वह कहता है वो वही बच्चा है जिससे थोड़ी देर पहले इंजन
टकराया था। मेयर बताता है कि स्पेल कास्टर हमेशा पिछला ब्रश चलाने वाला खुद चुनता है, जिसे ब्रश मिलता है वो उसी पर गिवर बन जाता है। लेकिन मेयर को डर है, रेमलिन अभी बहुत छोटी है, क्योंकि यह ब्रश सिर्फ हथियार नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी होता है। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है। फोलो और टेमजी समझाते हैं कि किसी को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट देना बहुत रेयर होता है, पर इसमें तुक है, क्योंकि ताकत पहले से जाग चुकी होती है, बस संभालने वाले में पोटेंशियल होना चाहिए। मेयर बताता है कि गॉब और रेमलिन सगे भाई बहन जैसे थे, इसलिए बच्चे को संभालने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। वो कहता है कि क्लीनर्स को देर होगी, पर इंजन बोलता है ऐसी हालत में कोई जल्दी नहीं। मेयर रो पड़ता है। वो कहता है गॉब दिल से खुशी से पेंट करता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो चला गया। इंजन भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो भी गॉब को मुस्कुराते हुए पेंट करते अक्सर देखता था। वे जाने ही वाले होते हैं कि तभी रेमलिन अचानक उठती है और कहती है अब रोने का समय खत्म। सब चौंक जाते हैं। रेमलिन मेयर के हाथ से ब्रश छीनती है और दौड़कर बाहर जाती है। सब उसके पीछे जाते हैं। छत पर पहुंचकर रेमलिन पेंट के डब्बे रखती है और कहती है मैं उदास हूँ, पर गॉब खुश नहीं होगा अगर सब रोते रहे। मैं उसे उसी तरह विदा करना चाहती हूँ जैसा वह पसंद करता था, जिंदगी और आर्ट का जश्न। वह ब्रश एक्टिव करती है। ब्रश बड़ा हो जाता है। वह जमीन पर जादुई घेरा बनाती है और पेंट के डिब्बे आतिशबाजी लॉन्चर बन जाते हैं। रंग बिरंगी आतिशबाजी आसमान भर देती है। पूरा शहर जाग उठता है। लोग पेंट करने लगते हैं। दीवारें फिर जिंदा हो जाती है। रेमलिन मुस्कुराती है, क्योंकि यही गॉब चाहता था, और रूडो दंग होते हुए चुपचाप उसे देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद रेमलिन अपनी नई आर्टवर्क रूडो के चेहरे पर बना देती है और उसे इस पर बहुत गर्व होता है। उसने रूडो का पूरा क्लाउन मेकअप कर दिया है और रूडो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन रेमलिन उसके चेहरे को देखकर हंसते हंसते रुक ही नहीं पा रही। रूडो उस पर चिल्लाता है। उधर इंजन मेयर से बात करता है। वो कहता है कि अब उन्हें सब समझ आ गया है कि स्पेल कास्टर अपने सक्सेसर को किस क्राइटेरिया से चुनते हैं। मेयर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि रेमलिन भी गॉब की तरह काफी विम्जी है। इंजन पूछता है कि अब तक कुल कितने स्पेल कास्टर हुए हैं। मेयर जवाब देता है कि रेमलिन शायद छठी है, क्योंकि स्पेल कास्टर अपना इतिहास सिर्फ अपने आर्ट के जरिए ही छोड़ते हैं। इधर रेमलिन रूडो से अपना परिचय देती है और पूछती है कि क्या वो ड्रॉ करवाना चाहता है और क्या पहनना चाहता है। वो अपने पावर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि अगर उसे किसी जगह ड्रॉ करने की परमिशन ना मिले तो उसकी पावर ठीक से काम नहीं करती। इंजन को याद आता है कि गॉब के साथ भी ऐसा ही था। वो मेयर से पूछता है कि क्या सभी स्पेल कास्टर को सेम पावर मिलती है। मेयर कहता है पावर ज्यादातर सिमिलर होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिफरेंस भी होता है। इंजन सोचता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट सबको सेम पावर देता है और फर्क स्पेल कास्टर की पर्सनालिटी की वजह से आता है, लेकिन रेमलिन उसे गलत बताती है। उसका कहना है उनकी पावर्स इसलिए सिमिलर लगती है क्योंकि वो सब बैटलफील्ड में खेलना पसंद करने वाले वैक्स जॉब्स हैं। वो कहती है कि लड़ाई के टेंस मोमेंट में वो बैलून और फ्लावर्स बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आर्ट में फ्रीडम और पावर का मैसेज पसंद है। उसके मुताबिक यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है जब कोई स्पेल कास्टर अपना सक्सेसर चुनता है। इंजन उसकी ज्यादातर बातें समझ नहीं पाता। वो बस इतना कंक्लूड करता है कि स्पेल कास्टर की पावर सेम होती है क्योंकि उनका सोचने का तरीका भी सेम है। रेमलिन इससे भी असहमत होती है। वो कहती है कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है और वो अलग अलग चीजें ड्रॉ करते हैं। इससे इंजन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो रेमलिन की बात समझने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर उसे रोक देता है। मेयर कहता है कि अगर उसने किसी आर्टिस्ट से बहस की तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आखिर में रूडो रेमलिन से कहता है कि वो उसकी पीठ पर कुछ ऐसा ड्रॉ करे जो उसे एक सीरियस हिट से बचा सके। रेमलिन तुरंत काम के लिए तैयार हो जाती है और अपना ब्रश सीधे टैटू गन में बदल देती है ताकि उसके आर्ट वर्क परमानेंट बन सके। मेयर और इंजन यह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि शुरुआत में उन्हें लगा था कि रेमलिन ने कहीं से बस एक टैटू गन उठा ली होगी, लेकिन सच ये निकलता है कि रेमलिन अपना ब्रश उस समय जिस भी टूल की जरूरत हो उसी में बदल सकती है। आखिर में वो रेमलिन को रूडो के शरीर पर परमानेंट टैटू बनाने से रोक देते हैं। इस पर रेमलिन कहती है कि अगर वो वाटर बेस्ड पेंट से ड्रॉ करेगी तो रूडो के पहली बार नहाते ही स्पेल धुल जाएगा। फिर वो टैटू जितनी ही शरारती एक और आइडिया सोच लेती है और रूडो से परमिशन मांगती है कि वो उसके शरीर पर स्पेल डालेगी, लेकिन ये नहीं बताएगी कि वो कौन सा टूल यूज करेगी। आखिरकार रेमलिन सिर्फ रूडो पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप पर स्पेल ड्रॉ कर देती है। इसके बाद सब अपने मिशन पर वापस जाने का फैसला करते हैं। 9 लोगों पर एक साथ स्पेल डालने की वजह से रेमलिन बहुत थक जाती है। फिर भी वो सबके साथ गेट
गेट तक जाती है। गेट पर इंजन और बाकी लोग वही पहले वाले दो लूजर को देखते हैं। ब्रश रेमलिन के हाथ में देखकर वो बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। वो मेयर से पूछते हैं कि उसने इतनी छोटी बच्ची को स्पेल कास्टर कैसे बना दिया और दावा करते हैं कि वो खुद इस पोजीशन के हकदार हैं। उसमें से एक घमंड से कहता है कि उसने एक फेमस आर्ट कॉम्पिटिशन जीती है और वो किसी बदतमीज बच्ची से अच्छा स्पेल कास्टर बन सकता है। ये सुनते ही मेयर गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ता है और एक झटके में उन्हें चुप कर देता है। वो कहता है कि उन जैसे पोजर्स को सिर्फ फेम की परवाह है और उन्हें स्पेल कास्टर होने का मतलब तक नहीं पता। वो उन्हें तुरंत कैनवस सिटी से भाग जाने को कहता है क्योंकि कोई भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेयर के गुस्से के आगे दोनों गुंडे हार मान लेते हैं और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। इंजन हल्के मजाक में कहता है कि मेयर गुस्से में आज भी उतना ही डरावना है और उसे गेट से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि ये उसके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद सब लोग कार में बैठते हैं। रूडो रेमलिन को धन्यवाद देता है कि उसने उस पर ड्रॉ किया। रेमलिन चालाक सी हंसती है और कहती है कि वो जल्द ही हेडक्वार्टर्स में खेलने भी आएगी। इंजन गाड़ी चलाता है और रूडो समझ जाता है कि वो HQ लौट रहे हैं। इंजन हाँ कहता है लेकिन साथ ही बताता है कि फेस मास्क लेने से पहले उसके लिए एक सरप्राइज है। रूडो तब तक नहीं समझता जब तक वो एक वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाता जो कमाल के ट्रेस से भरा हुआ है। वहाँ पूरी तरह ठीक ठाक डिवाइस देखकर रूडो की लार टपकने लगती है। इंजन उससे कहता है कि आराम से पसंद की चीजें चुनो क्योंकि आसपास कोई ट्रेस बिस्ट नहीं है। रूडो पागलों की तरह जंक पाइल में कूद पड़ता है और बेस्ट चीजें ढूंढने लगता है जिन्हें वो रिपेयर करके फिर से यूज कर सके। इंजन मुस्कुराता है और पहली बार अपनी आंखों से देखता है कि रूडो को गार्बेज से कितना लगाव है। लेकिन दोनों ये नहीं देखते कि जंक पाइल के ऊपर रखा एक टीवी चालू है जिसमें ग्लव्स पहने एक आदमी दिखाई देता है जो रूडो जैसे ग्लव्स पहने हुए है। थोड़ी देर बाद सब हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं जहां एक अजीब आदमी चिल्लाता हुआ मिलता है। वो कहता है हो गया सब कंप्लीट। रूडो को समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है और किस चीज की बात कर रहा है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे गॉप के गुजरने की खबर मिली है लेकिन वो कॉन्डोलेंस बोल ही नहीं पाती। उससे पहले ही वो पागल आदमी बीच में टोक देता है और रूडो से कहता है तुम्हारा मास्क तैयार है। इस पॉइंट पर इंजन रूडो को एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम अगस्ट है। वो बताता है कि अगस्ट उनके गियर को संभालता है और क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है उसके दिमाग के कुछ पेच ढीले हैं। अगस्ट अपनी लेटेस्ट आर्टवर्क की तारीफ करने लगता है और कहता है कि ये एकदम परफेक्ट है। वो बताता है कि उसने रूडो से पहले कभी मुलाकात नहीं की लेकिन जब रूडो सो रहा था तब उसने उसकी फेस मेजरमेंट ले ली थी। इतना ही नहीं इंजन और बाकी लोगों से उसने रूडो की पर्सनालिटी के बारे में भी सब कुछ जान लिया था। ये सुनकर रूडो सन्न रह जाता है। वो पागल आदमी हंसते हुए कहता है रूडो लकी था कि उसने अपना कमरा लॉक नहीं किया था। रियो भी मजाक में बोलती है कि रूडो वैसे भी बहुत कम सोता है तो उसे सोता हुआ पकड़ना अगस्ट के लिए बड़ी अचीवमेंट है। तभी पहले वाली शर्मिली नर्स दौड़ती हुई आती है और अगस्ट से चुप रहने को कहती है क्योंकि वो सबके सामने उसे एम्बेरेस कर रहा है। अगस्ट अपनी छोटी बहन की एक भी बात सीरियस नहीं लेता और रूडो को यकीन ही नहीं होता कि इतने अलग अलग लेवल के दो अजीब लोग भाई बहन कैसे हो सकते हैं। इसके बाद सब लोग मिशन के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही इंजन रूडो से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपना चौकर उतार दे। रूडो ऐसा ही करता है और अचानक ग्रुप के सारे लोग अपनी उंगलियां काटते हैं, थोड़ा सा खून निकालते हैं और चौकर्स पर लगा देते हैं। ये देखकर रूडो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा रिचुअल है। अब इंजन समझाता है कि उनका चौकर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो उन क्लीनर्स को आपस में बात करने देता है जिन्होंने खून शेयर किया हो। रूडो पूछता है कि क्या इसी वजह से सरफेस पर सब लोग चौकर पहनते हैं। रियो हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि ये बिल्कुल टेलीफोन की तरह काम करता है। वो हंसते हुए कहती है कि खून एक्सचेंज करने में पूरा राइड और डाई वाला फील आता है और उसे ये आइडिया बहुत पसंद है। रूडो फिर से चौकर पहन लेता है और सोचता है कि इसमें कैसी टेक्नोलॉजी यूज होती होगी। फिर उसे लगता है कि शायद ये भी गीबर्स की कोई पावर है। तभी उसकी सोच टूटती है क्योंकि वो देखता है कि सब लोग उसे घूर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उसका खून भी लेना पड़ेगा। ये सुनकर रूडो डर जाता है। ब्लड एक्सचेंज रिचुअल पूरा होने के बाद ग्रुप कार में बैठता है और नो मैन्स लैंड की तरफ निकलता है जहां वो उस औरत को ढूंढने वाले हैं जो बैरियर के बारे में जानती है। रूडो अपने साथ डंप साइट से मिला हुआ काफी सारा गार्बेज ले आया है। इंजन उसे बताता है कि नो मैन्स लैंड में ज्यादातर चीजें काम नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पैदल चलना होगा और वो सब कुछ
कुछ उठा नहीं सकता। लेकिन रूडो कहता है कि ये सब बैकअप है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा टूल कब काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं जिसका नाम पेंटा है, जो दुनिया के 5 नोमैंस लैंड्स में से एक है। आमाय सबसे पहले लाल जमीन पर उतरता है और जांच करता है। वो बताता है ये रेत नहीं है बल्कि पूरी तरह जंक यानी रस्ट है। उसे एक ट्रैश बीस्ट दिखता है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। बाकी ग्रुप मेंबर भी उन्हें देख लेते हैं। इंजन फैसला करता है कि रूडो अपने फर्स्ट हंट में खुद उस ट्रैश बीस्ट से निपटेगा। क्लीनर्स में शामिल होते ही रूडो अपना नया फेस मास्क पहनकर रेतीली ढलान के नीचे फिसलता है। लड़ाई शुरू होते ही एक फीमेल सपोर्टर सामने आने वाले ट्रैश बीस्ट पर नोट्स लेना शुरू कर देती है। एक साथ 3 स्कॉर्पियन टाइप ट्रैश बीस्ट से भिड़ जाती है और अपनी जाइंट सीजर से उन्हें काटने लगती है। एक स्कॉर्पियन का बॉडी पार्ट उड़कर दूर खड़े दूसरे ट्रैश बीस्ट से टकराता है। वो मॉन्स्टर समझता है कि ये जंका ने किया है, क्योंकि वही उसके सामने खड़ा होता है। ट्रैश बीस्ट जंका पर हमला करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। जंका बिना घबराए सिर्फ डॉज करता रहता है, परफेक्ट चांस का इंतजार करते हुए। फिर वो अपने स्टफ से मॉन्स्टर के जबड़े पर वार करता है और उसकी असली एबिलिटी एक्टिवेट करता है। स्टफ से स्पाइक निकलते हैं जो मॉन्स्टर के सर को भेद देते हैं और वो वही मर जाता है। लेकिन जंका को अभी आराम नहीं मिलता, क्योंकि और मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वो दोबारा लड़ने वाला होता है, इंजन अपने स्पेशल मूव के साथ सीधे कूदता है और एक को छोड़कर बाकी सारे ट्रैश बीस्ट को गिरा देता है। अब आखिरी मॉन्स्टर से रूडो खुद लड़ने का फैसला करता है। वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और फाइट के लिए एक कीवर्ड निकालता है। उसकी पावर कीबोर्ड की हिडन पोटेंशियल को जगा देती है। दूर रेगिस्तान में एक औरत ये सब महसूस कर रही होती है। बैटलफील्ड पर रूडो बन जाता है पूरा कीबोर्ड वॉरियर और टाइपिंग में वो स्लो है, लेकिन जैसे वो इंटर दबाता है कीबोर्ड सिक्की हवा में तैरने लगती है और गोलियों की तरह स्कॉर्पियन ट्रैश बीस्ट पर गिरती है। मॉन्स्टर की पीठ पर होल लिखा बनता है और वो राख में बदल जाता है। सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। इंजन अब लाल रेत के नीचे छुपे ट्रैश को एग्जामिन करने लगता है। उधर ग्रीस नोट लेने वाली सपोर्टर को डांटता है कि लड़ाई के बीच ध्यान भटकाना डेंजरस हो सकता है। लड़की जवाब देती है कि अगर वो बाद में लिखेगी तो सब भूल जाएगी। इधर रूडो अपने मास्क से रेत साफ कर रहा होता है कि धूल के बीच उसे एक औरत की झलक दिखती है, लेकिन वो आगे बढ़े उससे पहले ही डेलमेन और टैम्जी उसे ढूंढ लेते हैं। डेलमेन की जोरदार आवाज से रूडो डरकर जमीन पर गिर जाता है। डेलमेन कहता है कि रेत की वजह से वो उसकी पहली लड़ाई नहीं देख पाया। रूडो सोचता है कि कम से कम अब वो यूजफुल तो है। अचानक डेलमेन चुप हो जाता है और सामने कुछ देखने लगता है। रूडो भी पलटता है और देखता है कि एक लड़की खुशी खुशी उनकी तरफ चली आ रही है। डेलमेन और टेम्सी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लड़की ने इस खतरनाक जगह के हिसाब से बिल्कुल ठीक कपड़े नहीं पहने हैं। उन्हें हैरानी होती है कि वो उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं कर पाए। बाकी सब वहीं पर जमा हो जाते हैं। इंजन सोचता है कि कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसके बारे में कहानियों में बताया जाता है, जो स्पेयर से आने जाने वालों को देख चुकी है। जंगा कहता है कि इतनी जल्दी उससे मिलना थोड़ा अजीब है। इंजन बोलता है कि कम से कम उससे डायरेक्शन तो पूछ ही सकते हैं। रियो सीधे सवाल करती है कि क्या उसने कभी स्पेयर के लोगों को आते या वापस जाते देखा है। लड़की हाँ कहती है। रियो तुरंत बोलती है कि यही वो इंसान है जिसे ढूंढने वो आए थे। इंजन कहता है कि इस बार उनकी किस्मत अच्छी रही। तभी वो लड़की जिसका नाम अलमू है खांसने लगती है। वो कहती है कि सब उसके घर चले, क्योंकि यहाँ की हवा शरीर के लिए ठीक नहीं। रियो को शक होता है और वो इंजन से पूछती है कि क्या उससे अकेले जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन इंजन तय करता है कि सब साथ जाएंगे। वो सोचता है कि अगर लड़की कुछ छुपा भी रही है तो सब मिलकर बात कर सकते हैं, और अगर वो सच में खतरा निकली तो साथ में लड़ना बेहतर होगा। लेकिन उसका ये फैसला बुरी तरह गलत साबित होता है। जैसे ही वो लोग अलमू के घर पहुंचते हैं जो सॉफ्ट टॉय और क्रीपी डॉल से भरा है, इंजन उल्टी करता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अब सिर्फ रूडो ही होश में है, और जब वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, अलमू उसे देखकर शरारती मुस्कान देती है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।